आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। अचानक गंगाधर पागलों की तरह हंसने लगा। उसका पूरा शरीर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे किसी भी तरह से परिष्कृत नहीं किया जा सका। तो ऐसा ही है। हाँ, जब लॉर्ड चेयरमैन इस जेड स्लिप को देखेंगे तो वे निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। गंगाधर ने अचानक एक संचार ताबीज निकाला और कुछ सार ऊर्जा डाली। संचार ताबीज एक झटके के साथ गायब हो गया। गंगाधर के हाव भाव देखकर विवेक का दिल अनायास ही धड़कने लगा। क्या यह हो सकता है कि इस लड़के ने वास्तव में प्रश्न संख्या 136 का उत्तर दिया हो? बूढ़े भाई गंगाधर, क्या यह संभव है कि? ज्ञानेश ने हैरानी से पूछा। केवल अब गंगाधर को एहसास हुआ। उन्होंने जेड स्लिप ज्ञानेश को दी और कहा, प्रिय बूढ़े भाई ज्ञानेश, क्षमा करें। यह प्रश्न लॉर्ड चेयरमैन का है। मैंने भी इस पर बहुत लंबे समय तक शोध किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जगह ऐसी है जो मुझे समझ में नहीं आती है और इसे हल नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो। अब जब मुझे अचानक से सब कुछ समझ में आ गया है तो मैं वाकई बहुत उत्साहित हो गया। हिस, क्या वाकई जवाब मिल गया? ज्ञानेश को अभी भी कुछ संदेह था। है, जब तुम देखोगे तो पता चल जाएगा। गंगाधर भी उससे बहुत ज्यादा बात करने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसे खुद ही जांच करने दो और वो स्वाभाविक रूप से जान जाएगा। ज्ञानेश ने संदेह से जेड स्लिप के अंदर की सामग्री की जांच करना शुरू कर दिया। उसकी भौहें भी उसी तरह और भी सख्त होती जा रही थी। काफी देर बाद ज्ञानेश ने चुपचाप जेड स्लिप मानस को दे दी। मानस ने जेड स्लिप को जांचने के बाद दूसरे किमिया शासक को दे दी। तीनों लोगों ने देखने के बाद एक दूसरे को देखा और उनमें से कोई भी नहीं बोला। विवेक लंबे समय से बगल में पिन और सुइयों पर बैठा था। इस समय वो इसे कैसे सहन कर सकता था? वो अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका और पूछा, तीनों स्वामी, आखिर परिणाम क्या है? ज्ञानेश ने विवेक को गहराई से देखा और धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, भगवान राजकिशोर का सवाल बहुत प्रसिद्ध है। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले भी इस पर शोध किया था। जैसा कि ओल्ड ब्रदर गंगाधर ने कहा था, ये एक निश्चित क्षेत्र में हल नहीं हो सकता था। इसे तोड़ना असंभव था। अभी इस जेड स्लिप के अंदर विवरण को देखकर हमें आखिरकार प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रश्न संख्या 136 आखिरकार 5 साल के अंतराल के बाद हल हो गया है। विवेक का दिल कुछ देर के लिए हिंसक रूप से धड़कने लगा जब उसने अविश्वास से आरव को देखा। इस लड़के ने वास्तव में इसका उत्तर दिया। यदि गंगाधर के पास अभी भी आरव के साथ सावधानीपूर्वक योजना किया गया नृत्य करने की संभावना होती, तो परामर्श दल के 3 किमियासा प्रभु विशेषज्ञ बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। ये लड़का इतना राक्षसी कैसे हो सकता है? एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शीर्ष किमिया प्रभु विशेषज्ञ भी नहीं दे सकते थे। वो वास्तव में इसका उत्तर इतनी आसानी से दे सकता था। यद्यपि किमिया संप्रभु ज्ञान के संचय के संबंध में क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं थे। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी। संबंधित स्तर आमतौर पर उसी स्तर पर कीमिया ज्ञान को ही समझ सकता था। यहां तक कि अगर किसी के पास अन्य चीजों को सीखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा थी, तो भी ये वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक था। लेकिन ये आरव सिर्फ एक उच्च श्रेणी का अर्ध किमिया राजा था, और फिर भी उसने शीर्ष किमिया संप्रभु स्तर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 प्रमुख क्षेत्रों को पार कर लिया। ये कितना विकृत था! विवेक की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो, आरव के पीछे के सवालों का जवाब सही था या नहीं। आरव का नाम आज की घटनाओं की मदद से अशोक नगरी को हिला देगा। तीसरे यंग मास्टर विवेक, इस प्रश्न संख्या 136 के लिए कितना इनाम है? आरव ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी मक्खी खा ली हो। उसने अपने दांतों के बीच की दरारों से कुछ शब्द निचोड़े। 10,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि न केवल मेरे ऊर्जा पत्थर पहले से ही वापस आ गए हैं, बल्कि मैंने इसके बदले और 9,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर भी कमाए हैं? हो, ये लेन देन इसके लायक है। ये पैसा इसे पहले टैब पर रखें। इन 10 सवालों का मूल्यांकन समाप्त होने के बाद इसे एक साथ मुझे दे दे। 3 वरिष्ठ जारी रखें। फिर ज्ञानेश खुद को आरव को 2 बार आंकने से रोक नहीं सका। वो अनुमान लगा रहा था कि क्या आरव ने इस प्रश्न का अनुमान लगाया था
या इसका उत्तर देने के लिए सच्ची क्षमता पर निर्भर किया? अगर यह वास्तविक क्षमता पर निर्भर था तो ये युवा बहुत भयानक था। उच्च श्रेणी के अर्ध किमिया राजा की ताकत, और वास्तव में उसके पास पहले से ही शिखर किमिया संप्रभु से बढ़कर ज्ञान था। अगर यह वास्तव में मामला था तो कीमियागर रैंकों में उसके लिए कोई अड़चन नहीं थी। जब तक वो एक शक्तिशाली आत्मा मंत्र का अभ्यास करता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र और बिना रुके आगे बढ़ सकता है। ये देखते हुए कि इस छोटी उम्र में आरव के पास इतनी ताकत थी, उसने जो आत्मा मंत्र विकसित किया वो किसी भी तरह से खराब नहीं हो सकता था। ठीक है, ये बूढ़ा आदमी इस प्रश्न संख्या 135 पर एक नजर डालेगा। जैसा कि उसने कहा, ज्ञानेश ने अपनी दिव्य भावना को एक बार फिर जेड स्लिप में डुबो दिया। उसी समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक गुप्त कक्ष के अंदर एक संचार तावीज अचानक चमक उठा। राजकिशोर की आंखें चमक उठीं, जो उस समय बंदे एकांत में थे, और उन्होंने बुदबुदाया, जिस ड्रैगन टाइगर माइटी सोल पिल पर मैंने इतने सालों तक शोध किया, मैं हमेशा सही दृष्टिकोण नहीं खोज पाया। अब वास्तव में कोई है जो उस बाधा को तोड़ सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि ये युवा कहां से आता है। बात खत्म करते ही राजकिशोर की आकृति छिपी हुई कक्ष के भीतर से गायब हो गई। जेड पवेलियन में इस समय भीड़ पहले से ही उन्माद में डूबी हुई थी। प्रश्न संख्या 135 भी सही है। हे भगवान, इस युवा की पृष्ठभूमि कैसी है? वास्तव में इतना कौशल है। यदि प्रश्न संख्या 136 एक अंधे बिल्ली के चंगुल में पड़े मरे हुए चूहे की तरह था, तो यह प्रश्न संख्या 135 भाग्य का वर्णन नहीं कर सकता था। अशोक नगरी में 1000 क्वेरी वाल कई हजार वर्षों के इतिहास से खड़ा है। ऐसा भव्य अवसर शायद पहले कभी नहीं आया होगा। आप लोगों, क्या आपको लगता है कि वो इन सभी 10 प्रश्नों का समाधान कर सकता है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? सभी 10 प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस युवा के रसायन विद्या के ज्ञान की सीमा क्या होगी? 10 प्रश्न सभी सही। आरव को लगातार 2 प्रश्नों का सही उत्तर देते देख ये विचार कई लोगों के दिमाग में बेकाबू होकर आया। न जाने क्यों, हालांकि तर्क उन्हें बता रहा था कि यह कुछ असंभव है, वे अपने दिल में कुछ उम्मीद पालते रहे और महसूस किया कि आरव वास्तव में उन्हें पूरा करने में सक्षम हो सकता है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। ज्ञानेश के चेहरे पर भाव अधिक गंभीर होते गए, यहां तक कि शुरू में हमेशा खुश रहने वाले गंगाधर के चेहरे पर भी इस समय भाव अत्यंत आकर्षक हो गए। नंबर 134 सही। पुरस्कार राशि 12,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। 133 सही। इनाम की राशि 14,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। ऐसे करके 127 सही। इनाम की राशि 15,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। लगभग 6 घंटे बाद विवेक का रंग पहले से ही मौत की तरह पीला पड़ गया था। ये कैसे संभव है? प्रश्न संख्या 127 पहले से ही 1 दशक से अधिक समय से अस्तित्व में है। कई मध्यम श्रेणी के किमिया शासक और उससे ऊपर की प्रमुख शक्तियां पहले इसे चुनौती देने के लिए आगे आईं, लेकिन एक भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। आखिर इस बदमाश ने इसे कैसे पूरा किया? विवेक का दिमाग खाली हो गया। आरव के प्रदर्शन ने उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ दिया। तीसरे युवा मास्टर विवेक, कुल 136,000 और 500 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं। अब क्या बिल का भुगतान किया जा सकता है? आरव ने विवेक की ओर देखा और बेपरवाही से कहा। जब ये शब्द निकले तो सभी ने आरव को बहुत आश्चर्य से देखा। इन कीमियागरों की दृष्टि में इन 10 प्रश्नों के उत्तर देने का महत्व इस 130,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर के महत्व से कहीं अधिक था। इस आरव ने वास्तव में पहले क्षण में विवेक से ऊर्जा पत्थर मांगा था। उसे खाने का यह तरीका। आरव की उस उदासीन नजर को देखते हुए विवेक ने अपने दिल में कसम खाई और जबड़े को भींच कर कहा, बहुत बढ़िया, तुम वाकई तैयार होकर आए हो। आओ दोस्तों, उसे ऊर्जा पत्थर दो। जेड पवेलियन वास्तव में बहुत अमीर था। उन्होंने बहुत जल्दी 136,000 और 500 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर इकट्ठा कर लिए। आरव ने स्टोरेज रिंग लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए सुनीता से कहा, धन्यवाद मिस सुनीता, मैं अब प्रश्न संख्या 125 को चुनौती देने जा रहा हूं। मुझे मिस सुनीता को परेशान करना पड़ेगा ताकि वे अंदर से फीस काट सकें। सुनीता इतनी डर गई कि उसके हाथ कांपने लगे और स्टोरेज रिंग उसके हाथ से फिसल गई। क्या वो अभी भी नंबर 125 को चुनौती देना चाहता है? आज वाकई आंखें खोलने वाला दिन है। हमारे अंतहीन दुनिया में ऐसा स्वर्ग विरोधी जूनियर कब आया? हे, अभी भी जूनियर, तुम्हारे कीमिया के मानक उसके लिए जूते उठाने के भी लायक नहीं है ना? आरव ने सार ऊर्जा का उपयोग करके उसे धीरे से पकड़ा। फिर स्टोरेज रिंग उसके हाथ में धीरे से आ गई। मिस सुनीता मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेती है, आप स्टोरेज रिंग को मजबूती से क्यों नहीं पकड़ सकती? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव के प्रदर्शन से सुनीता पहले ही चौंक चुकी थी। यह सुनकर कि आरव अभी भी चुनौती देना जारी रखना चाहता है, वो अपने दिल में और भी फूट फूट कर रोई। अभी भी कमीशन चाहिए। इस बार
वो निश्चित रूप से तीसरे युवा मास्टर द्वारा मौत के घाट उतार दी जाने वाली थी। जब विवेक ने आरव के शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति अनियमित रूप से चमक उठी। इस क्षण उसने आखिरकार पुष्टि की कि आरव उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। ये बंदा वाकई आयर परिवार की सारी ऊर्जा पत्थर को जीतने जा रहा था। इससे पहले विवेक को लगा कि आरव बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अब वो पहले से ही पूरी तरह आत्मविश्वासहीन था। आरव ने पहले ही सभी 10 सवालों के जवाब दे दिए थे। कौन गारंटी दे सकता था कि वो 11वें या 12वें सवाल का जवाब नहीं दे सकता? विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, आओ दोस्तों, बॉक्स नंबर 125 को नीचे उतारो। एक कर्मचारी ने बॉक्स नंबर 125 को आरव के सामने लाया। आरव ने हल्के से मुस्कुराया और लापरवाही से जेड स्लिप को उठा लिया। फिर उसने अपनी दिव्य भावना को अंदर डुबो दिया। सभी ने अपनी सांस रोक ली, आरव को बंद आंखों से देखते हुए। पहले की तरह आरव ने बहुत जल्दी जेड स्लिप में सामग्री को ब्राउज करना समाप्त कर दिया और लिखना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद ज्ञानेश और उनके चारों मूल्यांकनों के बाद आरव एक बार फिर सही था। प्रश्न संख्या 125 सही। पुरस्कार राशि 20,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। पुरस्कार राशि को देखते हुए प्रश्न संख्या 125 की कठिनाई स्पष्ट रूप से एक और स्तर बढ़ गई। पहले पुरस्कार राशि में 1,000 या 500 की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार ये एक ही बार में 5,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर से बढ़ गई। लेकिन ये आरव के लिए पहले से कुछ अलग नहीं लग रहा था। उसने इसका उत्तर देने के लिए व्यावहारिक रूप से उतना ही समय लगाया। इसके बजाय ये ज्ञानेश था। उन चारों ने इसका आकलन करने के लिए लगातार अधिक समय बिताया। आरव स्पष्ट रूप से रुकने वाला नहीं था। उसने नंबर 124 को चुनौती देना जारी रखने का फैसला किया। कुछ समय बाद ज्ञानेश की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। प्रश्न संख्या 124 सही। पुरस्कार राशि 21,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। प्रश्न संख्या 123 सही। पुरस्कार राशि 22,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। प्रश्न संख्या 116 सही। पुरस्कार राशि 33,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। हर बार ज्ञानेश की आवाज भारी हथौड़े की तरह थी, जो हर किसी की छाती पर वार करती थी और उन्हें लगभग दम घुटने जैसा महसूस कराती थी। इस 1000 क्वेरी वाल के 7वें स्तर पर हर बार जब कोई सवाल का जवाब दिया जाता था तो पूरे शहर में हलचल मच जाती थी। शुरू में वहां मौजूद कीमियागर बहुत उत्साहित थे, लेकिन इस समय तक उन्हें अपने दिल की गहराई में ठंडक महसूस होने लगी थी। प्रश्न संख्या 116 पहले से ही 100 साल से वहां रखा हुआ था। अब तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इस सवाल की कठिनाई का स्तर पहले से ही राजकिशोर की समस्या के समान स्तर का नहीं था, लेकिन आरव ने शुरू से अंत तक इसका जवाब देने में अपना समय लिया, जैसे कि सभी सवाल उसकी उंगलियों की नोक पर हों। यह युवक बहुत डरावना था। इन और 10 सवालों के बाद आरव की इनाम राशि पहले से ही 260,000 उच्च श्रेणी ऊर्जा पत्थर की भयानक राशि तक जमा हो गई थी। सामान्य परिस्थितियों में कीमियागर तुलनात्मक रूप से सभी अमीर थे, लेकिन एक किमिया राजा की कुल संपत्ति अधिकतम कई हजार हाई ग्रेड ऊर्जा पत्थर होती थी। आरव ने अभी जो पुरस्कार राशि जीती है वो पहले से ही एक साधारण किमिया राजा से 10 गुना ज्यादा हो गई है। इसके अलावा आरव अभी भी जवाब दे रहा था। विवेक की अभिव्यक्ति पहले से ही एक बर्तन के नीचे की तरह काली हो गई थी। उसे अब मंच से उतरना वाकई मुश्किल लग रहा था। पहले आरव ने स्काई मैपल के बदले में मौद्रिक इनाम का इस्तेमाल करने के लिए कहा था और वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। अब इतने सारे लोगों के सामने क्या उसे स्काई मैपल को ले जाने के लिए आरव से भीख मांगनी पड़ेगा? उसके इस थप्पड़ के बाद भविष्य में अशोक नगरी में उसका पैर कैसे जम पाएगा? लेकिन अगर उसने स्काई मैपल को नहीं छोड़ा तो आरव वाकई आयर परिवार को दिवालिया बना देगा। 400,000 हाई ग्रेड एनर्जी पत्थर पूरे आयर परिवार के लिए 9 बैलों का एक बाल मात्र था। लेकिन समस्या यह थी कि पीछे मिलने वाला मात्रा इनाम लगातार भयावह होता जा रहा था। इस तरह से जारी रहने पर आयर परिवार के पास वास्तव में इसे चुकाने के लिए ऊर्जा पत्थर उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा अगर आरव वास्तव में हर तरह से जीतता रहा तो यह 1000 क्वेरी वाल की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे आयर परिवार सहन नहीं कर सकता था। अगर कुलपति को पता चल जाता कि यहां क्या हुआ तो वो निश्चित रूप से बहुत क्रोधित हो जाता। अभी क्या करना है? ठीक इसी समय पूरे मुख्य हॉल में एक कर्कश और वृद्ध आवाज गूंज उठी। माफी चाहता हूं, 1000 क्वेरी वाल आज अस्थायी रूप से बंद है। उसी लाइन के साथ ही मौजूद है। हर व्यक्ति जेड पवेलियन के सामने के दरवाजे से 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर खींच सकता है ताकि मेरे आयर परिवार को दिखा सके। माफी चाहता हूं। विवेक के बगल में अचानक एक आकृति दिखाई दी। जब उन कीमियागरों ने उस आकृति को देखा तो उनकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आयर परिवार के पुराने कुलपति
एक मध्यम श्रेणी के किमिया संप्रभु विक्रमादित्य थे। दादा, जब विवेक ने उन्हें आते देखा तो वे बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। विक्रमादित्य के आने पर उन कीमियागरों को पता था कि आज ये शो और नहीं चल सकता। ये कीमियागर बस जाने ही वाले थे कि आरव ने इत्मीनान से कहा, मैंने सुना है कि आयर परिवार इस धरती पर निष्पक्ष शब्द के साथ पैर जमाए हुए हैं, लेकिन आज आप पक्षपात का ये मामला क्यों उठा रहे हैं? विक्रमादित्य ने सोचा भी नहीं था कि आरव उसके सामने भी इतना बेलगाम होने की हिम्मत करेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो उदास होते हुए बोला, जेड पवेलियन सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो रहा है, इसमें पक्षपात कैसे हो सकता है? जब उन कीमियागरों को बारूद की गंध महसूस हुई तो वे खुद को रोक नहीं पाए। आरव ने विक्रमादित्य की ओर देखा और न तो चापलूसी से और न ही घमंड से कहा, हालांकि 1000 क्वेरीवाल की उत्पत्ति आयर परिवार से हुई है, लेकिन हजारों वर्षों के विकास के माध्यम से यह पहले से ही अशोक नगरी और यहां तक कि अंतहीन दुनिया का प्रतीक बन चुका है। इसलिए भले ही ये 1000 क्वेरीवाल अभी भी आयर परिवार द्वारा बनाए रखा जाता है, लेकिन अब ये आयर परिवार के स्वामित्व में नहीं है। यहां हर कीमियागर को सवाल उठाने और जवाब देने का अधिकार है। संभवतः 1000 क्वेरीवाल की स्थापना के बाद से आज तक दुकान बंद करने का ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ है ना? क्या यह सिर्फ इसलिए हो सकता है कि इस जूनियर ने 7वें स्तर के कुछ सवालों के जवाब दिए? सीनियर दुकान बंद करने जा रहा है? क्या इस तरह की कार्रवाई दुनिया के सभी कीमियागरों को तीर्थयात्रा के उनके अधिकार से वंचित नहीं करती है? क्या यह पक्षपात नहीं है? आरव के शब्दों को सुनकर सभी कीमियागर अपने दिल में चुपके से खुश हो गए। वे आयर परिवार से अलग थे। वे स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि इन 7वें स्तर के प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया जाए। ऐसा भव्य अवसर 1000 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल था। वे इसे कैसे चूक सकते थे? हालांकि वे सभी जानते थे कि यह आयर परिवार था जो 1000 क्वेरीवाल की प्रतिष्ठा और कद सुनिश्चित करना चाहता था, लेकिन इससे वास्तव में सभी के हितों को नुकसान पहुंचा। यह सुनकर विक्रमादित्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। धीरे धीरे एक हल्की सी हत्या की मंशा आरव की ओर बढ़ गई। ये परशुराम आज शांतिदूत बनेगा। सभी लोग तितर बितर हो जाए। ठीक उसी समय एक और आवाज सुनाई दी। भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। सभी के चेहरे बदल गए। विक्रमादित्य ने आगमन को आश्चर्यचकित रूप से देखा और उसने थोड़ा झुककर कहा, सोचने की बात है कि आज के मामले ने वास्तव में सिटी लॉर्ड को चिंतित कर दिया। यह विक्रमादित्य की गलती है। लेकिन परशुराम ने विक्रमादित्य की परवाह नहीं की और चिल्लाया, जब लॉर्ड चेयरमैन राजकिशोर भी आए हैं तो खुद को क्यों नहीं दिखाते? सभी कीमियागर अंदर से हैरान थे। आज ये लाइन वास्तव में उत्तरोत्तर बड़ी हो गई। हाँ, ये सोचना कि नगर के स्वामी वास्तव में यहां व्यक्तिगत रूप से आए हैं। एक आकृति नीचे तैरती हुई आई और उतरी। ये राजकिशोर के अलावा कौन हो सकता है? सिटी लॉर्ड परशुराम ने आगे नहीं पूछा, लेकिन उसने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ूं? यह सुनकर वे कीमियागर चौंक गए और जल्दी से मुख्य हॉल से चले गए। सभी अप्रासंगिक लोग चले गए। यहां का माहौल अजीब हो गया। परशुराम, राजकिशोर, विक्रमादित्य, ज्ञानेश और बाकी सभी की निगाहें आरव पर टिकी थी, मानो आरव को समझने की कोशिश कर रहे हों। विशालकाय लोगों के समूह की निगाहों का सामना करते हुए आरव को जरा भी डर नहीं लगा और उसने उदासीनता से कहा, क्या यह संभव है कि सीनियर्स मेरे जैसे जूनियर को धमकाने के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं? सभी के चेहरों पर अजीब भाव थे। जूनियर था क्या? 7वें लेवल के 20 सवालों का इतनी सहजता से जवाब देने वाला क्या वाकई जूनियर माना जा सकता है? ये कहां से आया? छोटे भाई आरव, मुझे गंगाधर का बुलावा मिला और मैं खास तौर पर आपका आभार व्यक्त करने आया हूं। ये ड्रैगन टाइगर माइटी सोल पिल, मैंने कई दशकों तक इस पर शोध किया है, लेकिन सफलता का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं आपके महान हाथों से इसका हल पालूंगा। राजकिशोर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लॉर्ड चेयरमैन को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने सवाल उठाया, मुझे इनाम मिला। हम दोनों बराबर हैं। धन्यवाद शब्द कहने की जरूरत नहीं है, आरव ने शांत भाव से कहा। जब ये शब्द निकले तो सभी ने ठंडी सांस ली। राजकिशोर से इस तरह बात करने की हिम्मत परशुराम के अलावा शायद उनकी आंखों के सामने सिर्फ यही एक कर सकता था, है ना? लेकिन आरव को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें परशुराम की ओर गर्म होकर देखने लगी, लेकिन उसका स्वर ठंडा हो गया। नगर के स्वामी ने मुझे अशोक नगरी आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मेरे संप्रदाय के बुजुर्ग की भी ठीक से रक्षा नहीं कर सके। अब जब मैं लोगों के लिए पूछने आया हूं तो नगर के स्वामी मुसीबत खड़ी करने आए हैं। क्या यही तुम्हारी अशोक नगरी की मेहमानबाजी है? लेकिन परशुराम अच्छे स्वभाव के नहीं थे। आरव की बात सुनकर वे तुरंत भड़क गए। तुम ये बदमाश, बहुत बदतमीज हो। 1000 क्वेरीवाल मेरे अशोक नगरी का महान जैसा अस्तित्व है। तुम्हारे काम करने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा है। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने उसे मौका दिया। ये वही है जो इसे नहीं चाहता था। चूंकि ऐसा है, इसलिए उसे इसके लिए उचित कीमत चुकानी होगी। मैं, आरव, बिना वजह मुसीबत नहीं खड़ी करता, लेकिन मैं मुसीबत से डरता भी नहीं हूं।
आरव ने कहा। 1 इंच भी नहीं हिला। जब अन्य प्रारंभिक श्रेणी के किमिया शासक और मध्यम श्रेणी के किमिया संप्रभु ने आरव की बात सुनी तो वे सभी चुपके से पसीने से लथपथ हो गए। राजकिशोर और परशुराम दोनों अंतहीन दुनिया के शिखर अस्तित्व थे। आरव ने उन सभी को अपमानित किया। इसके लिए कितनी कठोर नस की जरूरत थी। क्या बढ़िया है कि मुसीबत से नहीं डरते। आपके 10 राज्य संगठन ने जबरन मेरे अशोक नगरी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मैंने आपको हिसाब चुकाने के लिए भी नहीं खोजा और आप मेरे साथ बेलगाम हो गए। परशुराम का क्रोध और भी बढ़ता गया। जैसे जैसे वो बोलता गया वो पहले ही विषय से भटक गया। गंगाधर ने स्थिति को देखा और आश्वस्त होने के अलावा कुछ भी महसूस नहीं किया। इसलिए उसने जल्दी से आग्रह किया, नगर के स्वामी, ये मामला अभी भी नियंत्रण के दायरे में है। आप दोनों एक एक कदम पीछे हटे। ये बदमाश अपनी योग्यता के कारण घमंडी और अहंकारी है। यहां तक कि इस बूढ़े आदमी का मजाक भी उड़ा रहा है। वाकई बहुत घमंडी है। मैं उसे एक सम्मानित अतिथि के रूप में मानता हूं और वो वास्तव में बहुत दबंग है। सच में एक बदमाश जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। आरव ने शांत भाव से कहा, दुष्ट संप्रदाय ने हर जगह बुरे काम किए, लेकिन आपके अशोक नगरी ने इस पर आंख मूंद ली। ये दुष्टों को दुष्ट काम करने में मदद करना है। मैंने आप लोगों को बुराई को खत्म करने में मदद की और इसके बजाय गलत किया। कीमिया में प्रशिक्षण लेने वाले लोगों के पास परोपकारी विचार होने चाहिए। इस अशोक नगरी को कीमिया पवित्र शहर के रूप में सम्मानित किया जाता है। लगता है ये बस उड़ती हुई कहानी है। इनके एक अधीनस्थ एक संप्रदाय बलपूर्वक महिलाओं को उठाता है, उनका शोषण करता है और इसको इस तथाकथित महान कीमिया शहर के नेता आराम से दिख रहा है। और दूसरी बात, अभी अंतहीन दुनिया आसन खतरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तथाकथित दुनिया के नेता आपसी झामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। लगता है सबको अपनी अपनी उल्लू सीधा करना है, चाहे अपनी दुनिया नष्ट क्यों ना हो जाए। किमियागर होने के कारण देख रहा हूं उच्च किमियागर मूल्यांकन में किसी की नीची मनसा की पूर्ति के लिए अपना निर्णय में पक्षपाती कर रहे हैं। ये देखकर दर्द हो रहा है। इस थाउजेंड क्वेरी वाल की मेजबान आयर परिवार की मुखिया और सिटी लॉर्ड को शायद पता है कि मैं यहां आपकी अशोक नगरी में क्यों हूं। फिर भी उनको एक जूनियर के माध्यम में मेरे संप्रदाय की लोगों को बंधक बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आरव आज यहां से चला जाऊंगा। आपकी ये तथाकथित नाममात्र मीटिंग, जिसकी गंभीरता के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है, इसे अटेंड करने को कोई जरूरत नहीं है। यदि भयंकर आंधी दुनिया के हाथ ये अशोक नगरी नष्ट नहीं होता है तो मैं बगबिस्से में खुद कष्ट उठाऊंगा सभी भ्रष्ट किमियागारों को गला काटने में। किमियागरों के लिए अच्छी आचरण और निरपेक्ष रहना सबसे जरूरी है। अगर ये नहीं है तो सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। मैं एक बार दिव्य तलवार संप्रदाय को माफ कर चुका हूं उनकी गलती के लिए, लेकिन और एक बार और किसी की मन मुताबिक मनोरंजन में मेरा कोई मनसा नहीं है। यहां माहौल गंभीर हो रहा था। अंत में राजकिशोर आरव की कटु बात को दिल में ना लेकर आगे आए और कहा, मैं शांति दूत बनूंगा। सज्जनों, पहले अपना गुस्सा शांत करो। आरव की टिप्पणी वे की बात ना करके उन्होंने आगे कहा, दरअसल छोटे भाई आरव ने जो 20 समस्याएं सुलझाई, उनका मेरे अशोक नगरी के कीमिया पद की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। बस औचित्य की भावना को ठीक से नहीं समझा गया। छोटे भाई आरव, जैसे आपने कहा, इस समय एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं। क्या हम अपने भीतर के झगड़े नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे अपने लोग दुखी हो रहे हैं और दुश्मन खुश हो रहे हैं? मेरी राय में आयर परिवार ने उस 10 राज्य संगठन के बड़े बुजुर्ग को जाने दिया और इस मामले को भी छोड़ दिया गया। अरे, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? आयर परिवार को बड़े बुजुर्ग स्काई मैपल से माफी मांगनी चाहिए। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, उसे रिहा किया जा सकता है, लेकिन माफी मांगना असंभव है। विक्रमादित्य ने तुरंत मना कर दिया। क्या मजाक है? आयर परिवार जैसा विशाल परिवार तीसरी दर्जे की छोटे से संप्रदाय के बुजुर्ग से माफी कैसे मांग सकता है? माफी मांगना है या नहीं ये आपके ऊपर है। मैं बहुत जल्दी तुम्हारा ये शहर छोड़ दूंगा। आशा करता हूं आप लोग आती हुई खतरे से मिलकर निपट लेंगे। फिर मैं बाद में आपके इस तुच्छ अशोक नगरी के जैसे एक किमियागढ़ बना दूंगा, जहां केवल अच्छे प्रतिभा नहीं, अच्छी चरित्र वाले किमियागरों को भर्ती करूंगा। फिर आपके ये गर्भत भ्रष्टाचारी बेशरम किमिया शहर की धीरे धीरे शाखा काटकर नष्ट कर दूंगा। आरव के मुंह से इस प्रकार की कटु वाक्य सुनकर परशुराम और विक्रमादित्य को तो छोड़ दो, राजकिशोर को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन आरव उन्हें कहने की मौका नहीं दी और आगे कहा, अरे हाँ, मैं और 10 से 15 दिन तक रुकूंगा। यहां आप सभी आज दुकान बंद कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये हर दिन बंद रहे? आज से मैं हर दिन सवालों को हल करने के लिए यहां आऊंगा, जब तक कि 7वें स्तर के सभी सवाल हल नहीं हो जाते। आरव ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, बेशर्म शेखी बघारना, क्या आपको सच में लगता है कि 20 सवालों के जवाब देकर आप सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे? सवाल जितना आगे होगा उतनी ही कठिनाई होगी। ऐसी पहेलियां जिन्हें कोई हजारों सालों में भी हल नहीं कर पाया, सिर्फ आप जैसे लोगों के साथ हल हो सकती है। विवेक ने यह सुनकर तिरस्कार पूर्वक कहा,
आप इसे आजमा सकते हैं, आरव ने शांत भाव से कहा। यह वाक्य सीधे विवेक में अंदरूनी चोटों को बढ़ाया। उसने पहले आरव से सवाल किया था। नतीजा यह हुआ कि आरव ने अंतिम 20 सवालों के सीधे जवाब दे दिए। अब आरव अभी भी आत्मविश्वास से लबरेज था। क्या यह संभव था कि उसके पास वास्तव में ऐसी क्षमताएं थीं? असंभव। प्रश्न संख्या एक तो पूरी तरह से स्वविरोधी था। लॉर्ड चेयरमैन और सिटी लॉर्ड भी इसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। आरव की तो बात ही छोड़िए, राजकिशोर और बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि आरव सभी सवालों के जवाब भी दे सकता है। लेकिन अभी यहां गतिरोध में रहना भी कोई समाधान नहीं था। छोटे भाई आरव, हर कोई एक कदम पीछे हटता है। आयर परिवार उस व्यक्ति को रिहा करता है और आपके घर को 1 लाख उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर का मुआवजा देता है। ये ठीक है ना? राजकिशोर ने कहा। लेकिन आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे केवल माफी चाहिए। ऊर्जा पत्थर जब तक मैं चाहूं मेरे पास अनगिनत हो सकते हैं, वरना आप सभी को पता है परिणाम क्या है। मुझे भड़काने की ये तुच्छ तरकीब को मैं हर दिन कीड़े के जैसे मसल देता हूं, इसलिए मैं नहीं झुकूंगा। आप सभी के लिए अच्छा होगा, ग्रैंड एल्डर को रिहा करो, माफी मांगो। नहीं तो आप तुच्छ अहम को पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन परिणाम में आपकी सहयोग नहीं करूंगा। आप सभी लोग आसन खतरे से खुद ही निपट सकते हैं। लगता है आप सभी समझते हैं, भयंकर आंधी दुनिया एक चींटियों का समूह है। जब आक्रमण होगा आप सभी लोग चींटी की तरह कुचल दिए जाएंगे। फिर मेरे शब्दों को याद करना। पता नहीं चल रहा है भयंकर आंधी दुनिया की असली मनसा क्या है। यदि आप आक्रमण के बाद बच जाएंगे, आप सभी को मैं खुद मेरे सामने मिट्टी नहीं खिलाऊंगा, तो मेरे नाम आरव शर्मा नहीं है। इसलिए आप सभी को एक कदम पीछे हटने की एक और मौका दे रहा हूं। सभी शिकायतें भुला दूंगा। निर्णय आपके ऊपर। हर कोई सीधे अवाक था। ये आरव न तो कठोर और न ही नरम रणनीति के लिए अभेद्य था। बड़बोले लड़के उस काइमैपल ने सवाल का गलत जवाब दिया और मेरे आयर परिवार की प्रतिष्ठा को भी बदनाम किया। मैंने उसे सीधे नहीं मारा, ये पहले से ही नरमी दिखा रहा है। तुम वास्तव में अभी भी चाहते हो कि हम माफी मांगे? विवेक ने चुनौती दी। आरव अचानक मुस्कुराया और कहा, एक तुच्छ अहंकारी युवा अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। लगता है अशोकनगरी के लोगों का दिमाग चरने गया हुआ है। बड़े लोग एक जूनियर के माध्यम से अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा है तो फिर हम ग्रैंड एल्डर को अदालत में सामना करने के लिए क्यों न बुलाएं? अगर एल्डर स्काईमैपल ने गलत जवाब दिया तो मैं आरव ये 400,000 ऊर्जा पत्थर लौटा दूंगा और आपके आयर परिवार से माफी मांगूंगा। लेकिन अगर स्काईमैपल का जवाब सही था तो फिर क्या? आरव भी जाने में जल्दी नहीं की। इसका कारण स्वाभाविक रूप से स्काईमैपल थे। वो उन्हें ऐसे किसे छोड़ सकता है। नहीं तो क्या आरव इन लोगों को समझने में क्यों ऊर्जा खपत करता? इससे विवेक घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मामला इस स्थिति तक विकसित हो जाएगा। अब इसे और अधिक नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। ठीक उसी समय ज्ञानेश ने अचानक उदासी से आह भरी और कहा, भाई विक्रमादित्य, ये मामला हम तीनों की गलती है। ये सोचना कि ये इतना बड़ा हंगामा मचा देगा। इस 1000 क्वेरी वाल के परामर्श दल के बड़े मैं ज्ञानेश पद पर बने रहने के लिए कोई चेहरा नहीं रखता। भाई विक्रमादित्य को बेहतर है कि कोई और योग्य व्यक्ति ढूंढ ले। ज्ञानेश के ये कहने पर मानस और दूसरे व्यक्ति ने भी विक्रमादित्य से इस्तीफा देने का अनुरोध किया। विक्रमादित्य को जो खबर मिली वो ये थी कि जेड पवेलियन में कोई व्यक्ति परेशानी पैदा कर रहा है, लेकिन उसे घटना की पूरी कहानी के बारे में स्पष्ट नहीं था। इस समय ज्ञानेश की बातें सुनकर वो अभी भी कैसे नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। केवल ये देखने के लिए कि उसने लापरवाही से हाथ फेंका, विवेक के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, तुम दुष्ट बेटे, पता चला कि सब कुछ तुम्हारे द्वारा उकसाया गया था। तुमने वास्तव में आयर परिवार की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल इस तरह की घटिया हरकत करने के लिए किया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। विवेक को सीधे बाहर फेंक दिया गया। जब तक वो रेंकर ऊपर आया, उसका आधा चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था। आरव ने इस दृश्य को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और उसके मन में बहुत घृणा थी। वो थप्पड़ बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वास्तव में इसमें सार ऊर्जा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। विक्रमादित्य ने केवल भौतिक शरीर की शक्ति का उपयोग किया था। इसलिए विवेक का चेहरा डरावना लग रहा था, लेकिन उस पर बस कुछ सतही घाव थे। बेशक न केवल आरव ने इसे देखा, बल्कि अन्य बड़े शॉट भी स्वाभाविक रूप से इसे पहचान सकते थे। बस इतना था कि इस तरह के समय में जाहिर तौर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे उजागर करने के लिए आगे आए। दादाजी, विवेक ने अपना चेहरा गले से लगाया और बस बोलने ही वाला था, लेकिन विक्रमादित्य ने उसे रोक दिया और कहा, आप अभी भी उस व्यक्ति को जल्दी से रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं और छोटे भाई आरव से माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? दुष्ट संप्रदाय के मामले, यहां तक कि सिटी लॉर्ड ने भी कुछ नहीं कहा
क्या आपको दूसरों के नमकीन गाजर पसंद करने की परवाह करने की जरूरत है? वापस जाओ और दीवार की ओर मुंह करके सोचो। मेरे लिए फिर से परेशानी खड़ी करो और बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पूरव की तरह ही विवेक बचपन से ही विक्रमादित्य के संरक्षण में बड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं मारा था। इससे विवेक को बहुत अन्याय महसूस हुआ। हालांकि विक्रमादित्य के शब्द बहुत ही क्रूर तरीके से कहे गए थे, लेकिन वास्तव में इससे न तो चोट पहुंची और न ही खुजली। इसने परशुराम और आरव के रिश्ते में थोड़ी बहुत कलह पैदा की, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा। परशुराम इस व्यक्ति के रूप में नगर के स्वामी जिस चीज पर भरोसा करते थे वो षड्यंत्र और साजिश नहीं थी, बल्कि ये अतुलनीय अत्याचारी तरीके थे। न केवल उनकी कीमिया पथ की शक्ति श्रेष्ठ थी, बल्कि मार्शल पथ में उनकी उपलब्धियां भी अत्यधिक थी। वे कीमियागरों के बीच अस्तित्व के एक अलग वर्ग से संबंधित थे। अशोकनगरी में जो भी लोग उनके सामने झुकने से इनकार करते थे, उन्हें दबाने के लिए उन्होंने हमेशा खूनी तरीकों का इस्तेमाल किया था। वास्तव में उन्होंने आज यहां आकर मध्यस्थ बनने की योजना बनाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने उग्र स्वभाव के कारण वे वास्तव में आरव से भिड़ जाएंगे। सच में आरव का 1000 क्वेरी वाल के 7वें स्तर के सवालों का जवाब दे पाना उनके लिए, साथ ही कीमियागरों के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन आरव के घमंड बहुत दबंग थे। इस तरह से सीधे जगह को नष्ट करने की कार्रवाई से कीमियागरों के दिलों में अशोकनगरी की स्थिति पर सीधा असर पड़ता। नगर के राजा के रूप में परशुराम के पास आरव को रोकने के लिए आगे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आरव के साथ इतना सहज कैसे हो सकता था? अगर वो अच्छी तरह से बात करता तो ठीक था। फिर भी परशुराम को बस एक आज्ञाकारी स्वर रखना था, जो सीधे आरव की राय को उसके बारे में बढ़ाता। थोड़े समय बाद स्काई मैपल को आखिरकार बाहर लाया गया। जब आरव ने स्काई मैपल की थोड़ी दयनीय दिखने वाली शक्ल देखी, तो वो जानता था कि स्काई मैपल को इस थोड़े समय में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उसके दिल में क्रोध अनायास ही बढ़ गया। जब स्काई मैपल ने कीमिया के विशेषज्ञों का एक समूह देखा, तो वो गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और आरव के पास आ गया। है, मेरा 10 राज्य संगठन समूह अंतहीन दुनिया की सुरक्षा के लिए अशोकनगरी आया था, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ऐसा लगता है कि हम भ्रम में थे कि दूसरा पक्ष तैयार है। भूल जाओ। आपके आयर परिवार की माफी, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। ग्रैंड एल्डर और मैं सभी की आंखों में खटकने से बचने के लिए तुरंत अशोकनगरी छोड़ देंगे। उस 10 दिनों की रुकने की बात भी भूल जाओ। उस 2 टके की क्वेरी वाल की प्रश्न के समाधान के जरिए में कुछ मूर्खों की सहायता कर रहा था। लेकिन घास चबाने वालों, क्या पता सेहत क्या स्वाद कैसा होता है। लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ये विवेक है। वर्तमान समझो तुम्हारा सर कटने से बच गया, लेकिन भविष्य में अगर मैं तुम्हारे बारे में फिर कोई घृणित कार्य की खबर पता हूं, दया नहीं दिखाऊंगा। दिमाग में अंकित कर लो, नहीं तो पछताओगे। मेरे ऊर्जा स्तर के ऊपर मत जाओ। 1 साल पहले मैं एक कचरा था। विश्वास नहीं कर पा रहे तो पता कर लो, लेकिन 1 साल के अंदर में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में हूं और एक अर्ध कीमिया राजा भी हूं। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना। आरव इतना कहते ही आरव कहा, ग्रैंड एल्डर, चलिए चलते हैं। जैसा कि उसने कहा, आरव ने स्काई मैपल को खींच लिया और जाने लगा। आरव की अभी की गई बातें सभी के सर पर बिजली की तरह गिर रही थी। 1 साल में सार क्यूई क्षेत्र से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पे पहुंचना वो तो ठीक है, लेकिन सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में रहकर सोल सागर क्षेत्र योद्धा को एक ही बार में खत्म करना, और उसके साथ एक अर्ध कीमिया राजा प्रतिभा, क्या ये अन्य साधकों के लिए शर्म की बात नहीं है? लेकिन यहां उपस्थित लोग जीवन जीते जीते बूले हो गए, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को सायमित किए और विवेक को छोड़कर सभी बर्तमना में लौट आए। फिर पुरुषोत्तम ने आरव की जाती हुई पीठ को देखा और गहरी सांस ली। उसने सोचा मैं यहां मध्यस्थता के लिए आया था, लेकिन क्या हो गया? बात करें उस दुष्ट संप्रदाय की, तो एक शहर के नेता होने के कारण इन सारे तुच्छ मामलों में दिमाग लगाने की समय नहीं था। इस दुनिया में कितने लोग हर दिन बिना कारण मर रहे हैं, कितने महिला शोषण की शिकार होते हैं। इस साधना दुनिया क्रूर है। आप महिला हो या पुरुष, जीवित रहने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। वो आरव की गुस्सा को समझ सकते थे। वो अभी युवा था, लेकिन उन्हें क्या पता था जाती हुई उस आकृति वास्तविकता में देखा जाए तो कई 100 साल पुराना है। इसलिए जब परशुराम ने यह दृश्य देखा, खुद के प्रति आरव की आसनमन को नजरअंदाज करने की कोशिश की। कारण वह भी जानते थे इस युवा कुछ दिनों में होने वाला मीटिंग की मुख्य कैरेक्टर में से एक था। तो वो आरव को रोकने के लिए आवाज लगाई, युवा मास्टर आरव, कृपया गुस्सा को शांत करें। हम इस गलतफहमी पर चर्चा कर सकते हैं। तभी आगे से आवाज आई, बूढ़े आदमी, कोई गलतफहमी नहीं। मुझे तुम्हारी शकल को देखकर पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, इसलिए कोई विचार विमर्श नहीं। आरव की असनीय व्यंग सुनकर सिटी लॉर्ड परशुराम की शांत होती हुई गुस्सा उमड़ पड़ी। वो फुटने वाले थे, लेकिन राजकिशोर ने उसे रोक दिया। राजकिशोर ने गंगाधर को देखा, उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया।
राजकिशोर ने परशुराम से कहा, बूढ़े परशुराम, तुम इस विवाद को और मत बढ़ाओ। ये लड़का स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति है जिसे तर्क से मनाया जा सकता है, लेकिन वो बल से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। तुम इसी तरह चलते रहे और 2 दिनों में होने वाली मीटिंग शायद अब शुरू ही न हो पाए। ये शब्द सुनकर परशुराम का धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रोध अंततः दब गया और इतनी देर में ही आरव जेड पवेलियन से निकल गया। गंगाधर भी उसके पीछे पीछे निकल गया। सिटी लॉर्ड परशुराम ने राजकिशोर की ओर देखा और सतर्कता से कहा, अरे तुम बूढ़ा आदमी, फिर से क्या कुटिल विचार कर रहा है? तुम्हारा अल्केमिस्ट संघ सांसारिक विचारों से ऊपर है। यहां तक कि अगर भयंकर आंधी दुनिया ने वास्तव में हमला किया तो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मत कहना कि तुम भी अंतहीन दुनिया के लिए ऐसा कर रहे हो। राजकिशोर ने परशुराम को छोड़ दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये अच्छा है, इसलिए नहीं कि ये ठीक भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इस युवक में कोई दिलचस्पी नहीं है? मेरी राय में कीमिया में उसका ज्ञान शायद तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा है। परशुराम ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर ये असाधारण समय नहीं होता तो ये बूढ़ा आदमी इस बदबूदार लड़के से जरूर अच्छी तरह से पूछताछ करता। भले ही उसका कीमिया ज्ञान कुछ ज्यादा हो, लेकिन वो सिर्फ एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है। क्या वो अभी भी स्वर्ग को पलट सकता है? राजकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये बूढ़ा आदमी हमेशा गुस्से में रहता है। तुम इस लड़के को अविश्वसनीय रूप से जिद्दी नहीं देखते। अगर ये वर्तमान में ये विशेष समय नहीं होता तो शायद वो इतना हाई प्रोफाइल भी नहीं होता। ये लड़का अपने कठोर व्यवहार के बावजूद नरम और कोमल है, साथ ही उसके साथ घुलना मिलना आसान नहीं है। परशुराम ने ठंडी सांस ली, लेकिन फिर वो विक्रमादित्य की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारे आयर परिवार ने क्या शानदार काम किया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग अपने साइन बोर्ड तोड़ रहे हो, लेकिन अगर इससे अशोक नगरी को खतरा है तो इस बूढ़े को दोष मत दो। तुम लोगों को नहीं छड़ूंगा। विक्रमादित्य की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी, क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, नगर के राजा निश्चिंत रहो। इस घटना से आयर परिवार निश्चित रूप से अच्छी तरह निपटेगा। हालांकि आयर परिवार की नींव अतुलनीय रूप से ठोस थी। परशुराम के शासन में विक्रमादित्य को भी ठीक से व्यवहार करने के लिए अपनी दुम दबानी पड़ी। परशुराम को क्रोधित करते हुए किसी को भी इससे कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला था। इस अशोक नगरी में बहुत बहुत समय पहले ही किसी ने परशुराम के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। इस कोण से देखने पर आरव को पहले से ही अशोक नगरी का नंबर 1 व्यक्ति माना जा सकता था। यंग मास्टर भाई आरव, कृपया प्रतीक्षा करें, कृपया प्रतीक्षा करें। गंगाधर ने आरव की पीछा किया और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। आरव ने यह सुनकर अपने कदम रोक दिए और गंगाधर को प्रणाम किया और कहा, आज मास्टर गंगाधर को मेरी मुश्किल से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा मेरे दिल में इसे लेकर बैठा है। अगली बार अगर मौका मिला तो ये बच्चा जरूर उदारता से इसका बदला चुकाएगा। आज अगर भाई गंगाधर मौजूद न होते तो परिणाम क्या होता, ये कहना वाकई मुश्किल है। गंगाधर ने हंसते हुए कहा, तुम अपने शब्दों को लेकर बहुत गंभीर हो। अगर आज जेड पवेलियन में न आते तो शायद मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा होता। कल तुम्हें परिष्कृत पिलिस देखकर मेरे मन में शिष्य बनाने का विचार भी आया। आज तुम्हारे साधन देखकर ही मुझे पता चला कि मैं जल्दबाजी में था। तुम्हारे सामने मैं गुरु शब्द को कैसे सहन कर सकता हूं? आज आरव का प्रदर्शन देखने के बाद ही मास्टर गंगाधर को पता चला कि आरव को उसमें कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। कल जो कुछ वह जानता था आरव सब जानता था। जो कुछ वो नहीं जानता था वो भी आरव जानता था। वो आरव को क्या सिखाएगा? अब याद करते हुए मैं कल वाकई बहुत बड़ा मजाक कर रहा था। मास्टर गंगाधर किमिया स्वामी विशेषज्ञ है। मास्टर शब्द स्वाभाविक रूप से योग्य है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में आरव के सामने इस शब्द का हकदार कौन हो सकता है? बस इतना ही था कि गंगाधर ने आरव की मदद की। आरव स्वाभाविक रूप से प्रशंसा दिखाएगा। गंगाधर ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो बस मुझे बड़ा भाई कहिए। मास्टर शब्द बिल्कुल अयोग्य है। आरव भी दिखावा नहीं कर रहा था और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए आरव विनम्रता से मना करने के बजाय सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगा। बड़े भाई गंगाधर, ग्रैंड एल्डर और मैं तुरंत 10 राज्य संगठन में वापस जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो आप कभी भी आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। गंगाधर ने जल्दी से कहा, छोटे भाई आरव, सिटी लॉर्ड का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन वो बुरा व्यक्ति नहीं है। हम इसे देखें तो उन्होंने आपके पीछे पिछले कुछ दिनों में सोरेन को इर्द गिर्द परेशान किया। आज जरूर एल्डर सोरेन मुझे खबर करने के बाद सिटी लॉर्ड को खबर दिया होगा, इसलिए वो बीच बचाव के लिए यहां थे। लेकिन परिस्थिति गलत बन गई, इसलिए आप और सिटी लॉर्ड के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो गई। हमारे बीच अनगिनत परेशानी होने के कारण भी हम अंतहीन बासियों को एकजुट होकर काम करना ही पड़ेगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? आरव ने अपना सिर हिलाया।
वो वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए बस दिखावा कर रहा था। जाहिर है कि वो वास्तव में नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों उसे सिटी लॉर्ड को देखकर गुस्सा आ रहा था, जैसे वो आरव को बहुत परेशान किया है। अभी इस अंतहीन दुनिया में उसकी एक परिवार है, उसकी एक संप्रदाय है, इसलिए उसे भी लड़ना पड़ेगा। बात बस इतनी है कि वो और किसी के सामने पीछे हटने के लिए राजी नहीं था। चाहे जो भी हो, नेता लोग जानते हैं अंतहीन दुनिया के लिए उसकी महत्व क्या है, इसलिए वो कभी भी आरव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो आरव इतना बेबाक कैसे हो सकता था? साधारण माहौल में वो ऐसा करता तो वो बूढ़े लोग उसकी पेस्ट बना देते। बात की जाए स्काईमेपल की बंदी की बात, शायद ये उस विवेक की नीची काम थी, जिसके बारे में शायद सिटी लॉर्ड और आयर परिवार प्रमुख को पता नहीं था। ठीक है, मैं रुकूंगा, ये यहां बड़े भाई के चेहरे की वजह से है। आरव ने थोड़ा हिचकिचाया और कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। चलो मेरे घर चलो और बातचीत करते हैं। आपके ये बड़े भाई के पास एक बढ़िया अमर शराब है। आज हम भाई शराब पिए बिना नहीं लौटेंगे। गंगाधर ने आरव के गले में हाथ डाला और उसे जोर से खींचा, जैसे उम्र में बहुत अंतर होने के बावजूद दोनों वाकई अच्छे दोस्त बन गए हों। आरव के पास कोई विकल्प नहीं था और वो केवल स्काईमेपल को अलविदा कह सकता था और गंगाधर के साथ जा सकता था। कीमिया विशेषज्ञ होने के नाते गंगाधर का घर स्वाभाविक रूप से बहुत आलीशान था। गंगाधर आरव को एक छोटे से आंगन में ले गया, 2 छोटी जेड शराब की बोतलें निकाली और उन्हें दिखाया। उसने कहा, ये अमर स्मरण जेड शराब में सबसे बढ़िया है। इस शहर में केवल हिमेश ही, वो बूढ़ा आदमी, जानता है इसे कैसे बनाया जाता है। मैंने उससे 6 बोतलें लेने से पहले उसे बहुत परेशान किया। आज अगर इस छोटे भाई बड़े भाई का मनोरंजन न करना होता तो मैं पीना बर्दाश्त नहीं करता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, क्या इससे आरव को शर्म नहीं आएगी? अरे, इसमें शर्म की क्या बात है? छोटे भाई से दोस्ती करके मैं बहुत खुश हूं। आओ आओ, जल्दी से चखो। उसके कहते ही गंगाधर आरव के लिए शराब डालने ही वाला था। आरव अचंभित हो गया और बोला, अरे ऐसे क्यों पीना? इस बार गंगाधर की बारी थी अचंभित होने की। उसने पूछा, ऐसे नहीं पीना? इसे और कैसे पिया जा सकता है? आरव ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई ने ये अमर जेड शराब हासिल किया है, लेकिन आप इसे पीने का तरीका नहीं जानते। क्या ये बेकार नहीं है? गंगाधर ने आश्चर्य से कहा, अरे, छोटे भाई की बातों का मतलब सुनकर तुमने ये अमर जेड शराब पहले भी पी है? जहां तक मुझे पता है, इस अंतहीन दुनिया में ऐसा लगता है कि सिर्फ हिमेश ही वो बूढ़ा आदमी है जो इस शराब को बनाना जानता है। रुको, तुम पहले इस बारे में बात करो कि इस शराब को कैसे पीना चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर जेड शराब में कुल 5 ग्रेड है। निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड, उच्च ग्रेड, शीर्ष ग्रेड, साथ ही उच्चतम स्तर का स्वर्ग ग्रेड। स्तर के अंतर के अनुसार शराब का बर्तन भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं होगा। आरव ने छोटी शराब की बोतल को अपनी नाक के पास लाया और सूंघते हुए आगे कहा, अमर जेड शराब की ये बोतल निम्न श्रेणी की होनी चाहिए। इसे दक्षिणी चंदन से बने वाइन कप के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि स्वाद बाहर आ सके। ऐसा क्यों है? गंगाधर ने एक जिज्ञासु नजर से देखा, जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। जहां तक उसे पता था, उस बूढ़े हिमेश के पास वाकई उससे भी बढ़िया अमर जेड शराब था, लेकिन वो कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए उसे बाहर ले जाने को तैयार नहीं था। मांगना तो दूर की बात थी। एक बार जब गंगाधर ने हिमेश के घर पर एक घटिया अमर जेड शराब पी लिया तो वो उस स्वाद को कभी नहीं भूल पाया। इसलिए वो रोजाना हिमेश के पास कुछ बोतलें मांगने के लिए दौड़ता था। पहले तो हिमेश फिर भी नहीं माना। बाद में गंगाधर की सख्त और नरम रणनीति और उसके लगातार परेशान करने के कारण वो आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और गंगाधर ने 6 बोतलें ले ली। फिर भी उसने पहले कभी नहीं सुना था कि इस अमर जेड शराब को पीने में वास्तव में ध्यान देने वाली इतनी सारी बारीकियां थी। इस वाइन के साथ मिलकर दक्षिणी चंदन की खुशबू जो निकलती है, वो आपके मुंह में जाने पर स्वाद को और भी मजबूत बना देगी। इसके अलावा निम्न श्रेणी के अमर जेड शराब में अभी भी कुछ अशुद्धियां हैं। दक्षिणी चंदन से बने कप इन अशुद्धियों को थोड़ा साफ कर सकते हैं, जिससे अमर जेड शराब का स्वाद और भी सुगंधित हो जाता है, आरव ने समझाया। वास्तव में विवरण पर इतना ध्यान दिया जाता है। दक्षिणी चंदन से बने कप, मेरे पास वास्तव में वे यहां हैं। ये सिर्फ इतना है कि मैंने हमेशा सोचा था कि अमर जेड शराब के लिए जेड सामग्री वाले वाइन कप अधिक उपयुक्त है और लकड़ी की सामग्री वाले कप अमर जेड शराब का स्वाद खराब कर देंगे। इसलिए मैंने इसे पीने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज छोटे भाई को यह कहते हुए सुनकर मुझे वास्तव में इसे आजमाना होगा। गंगाधर कमरे में भाग गया। जल्द ही वो वास्तव में 2 लकड़ी के कप ले आया। शराब डालते हुए गंगाधर ने प्याला अपने चेहरे के सामने रखा और सूंघा। उसकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। ये पहले की तुलना में वाकई ज्यादा सुगंधित है। इसके बाद उसने एक घूंट शराब पी।
उसके चेहरे पर तुरंत ऐसा भाव आया जैसे वो बादलों पर चल रहा हो, जैसे वो पूरी तरह से सहज हो। गंगाधर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इस तरह से एक के बाद एक घूंट लिए और कुछ ही देर में शराब का ये प्याला पूरा पी गया। आरव मुस्कुराया। इसी तरह उसने अपना प्याला उठाया और एक ही बार में पूरा पी गया। ये निम्न श्रेणी का अमर स्मरण जेड लिक्विड। आरव को शराब का स्वाद लेने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ी। अपने पिछले जन्म में आरव ने जो भी पिया था वो सब स्वर्ग श्रेणी का अमर जेड शराब था। इसका स्वाद इस निम्न श्रेणी के अमर जेड शराब से बिल्कुल अलग था। उसने कप को मेज पर रखा और आरव को अंगूठा दिखाते हुए उसकी प्रशंसा की। दक्षिणी चंदन के कप का उपयोग करके शराब को रखने से स्वाद और सुगंध में पहले से कम 10% सुधार हुआ। छोटे भाई, तुम सच में प्रभावशाली हो, आरव ने हंसते हुए कहा। बड़े भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं बस संयोग से इसे जानता था, बस इतना ही। लेकिन गंगाधर ने हंसते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है इस अंतहीन दुनिया में केवल हिमेश ही इस शराब को बनाना जानता है। उसने भी अपने शुरुआती वर्षों में अंतहीन जंगल में भटकते समय गलती से एक गुफा में यह गुप्त नुस्खा प्राप्त किया था। उस गुप्त सूत्र में यह भी कहा गया था कि अमर स्मरण जेड ब्रू को 5 ग्रेड में विभाजित किया गया है। यह सिर्फ इतना है कि गुप्त नुस्खा में केवल निम्न ग्रेड के लिए ब्रूइंग विधि थी, मध्यम ग्रेड की ब्रूइंग विधि अधूरी थी। मुझे लगता है कि छोटा भाई इस अमर स्मरण जेड ब्रू से बहुत परिचित है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले भी ये शराब पी है? आरव को पता था कि गंगाधर उसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने न केवल इसे पहले भी पिया है बल्कि मैं इसे बनाना भी जानता हूं। अगर बड़े भाई को दिलचस्पी है तो मैं ये निम्न श्रेणी की शराब बनाने की विधि बड़े भाई को बता सकता हूं। गंगाधर ने यह सुनकर लगभग उछल पड़ा और उत्साह से बोला, क्या छोटा भाई सच में ऐसा कर सकता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं बड़े भाई को धोखा दूंगा? ये बढ़िया है। हाँ, हिमेश वो बूढ़ा हमेशा मेरे सामने अपनी अमर जेड शराब का दिखावा करता रहता है। तब तक रुको जब तक मैं ये अमर जेड शराब नहीं बना लेता। देखें कि क्या वो अभी भी मेल के सामने दिखावा करने की हिम्मत रखता है। गंगाधर अभी गुस्से में एक बच्चे की तरह था जो हिमेश के सामने दौड़कर तुरंत एक राउंड पीना चाहता था। लगता है कि गंगाधर बहुत लंबे समय से उस हिमेश के सामने अपनी शिकायतें पाल रहा था। इसके बारे में सोचने पर यह सही था। यह निम्न श्रेणी का अमर जेड शराब स्वाभाविक रूप से आरव की नजर में ज्यादा नहीं माना जाता था, लेकिन अनंत दुनिया में यह एक उच्च श्रेणी की बढ़िया शराब थी। हिमेश के पास इतनी गुप्त रेसिपी होना और अपने साथियों के सामने उसका थोड़ा दिखावा करना भी इंसानी स्वभाव था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि हिमेश और गंगाधर दोनों ही शराब के बहुत शौकीन थे, अन्यथा गंगाधर के यहां दक्षिणी चंदन की शराब के प्याले नहीं हो सकते थे। इस निम्न श्रेणी के अमर जेड शराब की शराब बनाने की विधि में कुछ खामियां लगती हैं। इसका स्वाद बहुत पारंपरिक नहीं लगता। बड़े भाई, जब आप इस शराब को बनाने के लिए मेरी विधि का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि स्वाद में बहुत सुधार हो सकता है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आरव और गंगाधर वे दोनों शराब पी रहे थे और अच्छी तरह से बात कर रहे थे, तब विवेक की नाक पर विक्रमादित्य ने इशारा किया और विवेक को बुरी तरह से डांटा जा रहा था। मूर्ख, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वो लड़का 3 संप्रदायों और परशुराम द्वारा आमंत्रित सम्मानित अतिथि है, और तुमने वास्तव में उसे भड़काने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करने की हिम्मत की। क्या तुम हजारों सालों से मेरे आयर परिवार द्वारा अर्जित की गई सारी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने जा रहे हो? यदि थॉजन क्वेरी वाल ढह गया तो मेरे आयर परिवार को फिर से उठने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या तुम समझते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उन बदमाशों के साथ मत घूमो, अपनी निगाहें पूर्व पर रखो। यदि तुम उससे आगे निकलने में असमर्थ हो तो मेरा आयर परिवार बर्मा परिवार द्वारा दबा हुआ रहेगा। विक्रमादित्य के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने उससे बेहतर की उम्मीद की थी। जाहिर है वो विवेक से बहुत नाराज था। विवेक के चेहरे की सूजन बहुत पहले ही कम हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान अभी भी बने हुए थे। विक्रमादित्य द्वारा इस समय बुरी तरह से फटकारे जाने के बाद वो कैसे जवाब देने की हिम्मत कर सकता था? विक्रमादित्य ने बहुत देर तक विवेक को डांटा और फिर उग्रता से कहा, कल तुम उपहार लेकर जाओ और खुद दीवान मंडप में जाकर आरव से माफी मांगो। तुम्हें उसकी माफी मिलनी ही चाहिए। नहीं तो अगर वो परसों गुस्सा करेगा और अंतहीन मीट में हिस्सा नहीं लेगा तो तुम तीनों महान पूर्वज समूह द्वारा पीट पीट कर मार डाले जाओगे। सिटी लॉर्ड महल में पूर्व के गोली शोधन कक्ष के अंदर से जंगली हंसी की एक झड़ी आई। हाँ, मैं आखिरकार सफल हो गया। पूर्व ने अपने हाथ में एक परलौकिक ग्रेड टीयर, एक औषधीय गोली को उन्मादी अवस्था में देखा। पता चला कि लेसर फेजलेस कला वास्तव में परलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकती है। ऐसा लगता है कि मैं ये उच्च रैंक वाला अर्ध किमिया राजा इस उपाधि के बिल्कुल योग्य हूं।
यहां तक कि लेसर फेजलेस कला भी परलौकिक ग्रेड को परिष्कृत कर सकती है। यह देखा जा सकता है कि रास्ते में मैंने बहुत सी चीजें मिस कर दी है। मास्टर आरव, आप इस मास्टर, मैं निश्चित रूप से आपको स्वीकार करता हूं। पूरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। धमाका। पूरव ने गोली शोधन कक्ष का दरवाजा खोला और हवा के झोंके की तरह बाहर भागा। छोटा पूरव, तुम कहां हो? एक दयालु आवाज सुनाई दी जिसने पूरव को रोक दिया। चाची, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। वापस आने के बाद मैं चाची को मिलने आऊंगा। मैं पहले जा रहा हूं। पूरव के कदम रुके ही नहीं और सीधे दूर निकल गए। ये बच्चा, महिला ने उदास आह भरी। अगर आरव यहां होता तो वो जरूर खुश होता। ये महिला बिल्कुल वैसी ही मां थी जिसके लिए वह दिन रात तरसता था, आरती। मैं भी नहीं जानती कि मेरे आरव बच्चा आजकल कैसा है। वो नहीं रहा जो वो पहले था। उसे बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए, आरती ने खुद से बड़बड़ाया। आरती को परशुराम ने नजर बंद कर लिया और उसे सिर्फ ऊंची दीवारों के भीतर घूमने की अनुमति थी। उसके दिमाग में सिर्फ दो लोग थे। एक तो देवराज था जिसे परशुराम ने कैद कर लिया था। दूसरा स्वाभाविक रूप से उसका बेटा आरव था। अभी तक आप लोग परशुराम, आरती, देवराज और आरव के बीच कुछ संपर्क और संघर्ष को समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी भी मेरे साथी श्रोताओं को समझने में मुश्किल हो रहा है। तो आगे 10 से 15 एपिसोड्स में आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग समझ लिए हैं, कमेंट करके बताओ आरव, परशुराम, आरती और देवराज के बीच रिलेशन क्या है। देखते हैं कितने भाइयों ने समझ लिए है। आरती को अपने घर में सबसे ज्यादा पसंद आने वाला व्यक्ति उसका भतीजा पूरव था, क्योंकि जब भी वो पूरव को देखती थी तो ऐसा लगता था मानो आरव को देख रही हो। वो आज पूरव को खोजने आई थी क्योंकि वह उसे अपने पिता परशुराम से फिर से विनती करने के लिए कहना चाहती थी कि वह देवराज को छोड़ दे। कौन जानता था कि पूरव जल्दी में था और सीधे भाग गया। आरती असहाय थी और केवल वापस जा सकती थी। बिबेक नौकरों के पीछे पीछे एक एक कदम करके दीवाइन मंडप में गया। जब वो पिछवाड़े में दाखिल हुआ तो उसने एक जोरदार हंसी सुनी। हाँ, इस रेसिपी के साथ उस बूढ़े गुंडे हिमेश के चेहरे पर जो भाव है वे निश्चित रूप से देखने में बहुत दिलचस्प होंगे। वो अमरजेठ सराव रेसिपी को खजाने की तरह रखता है, हर दिन मेरे सामने दिखावा करता है। इस बार मैं देखूंगी कि वो अभी भी कैसे दिखावा करता है। गंगाधर ने बड़ी हंसी के साथ कहा। आरव को यह कहते हुए सुनकर कि उसके पास नुस्खा है, गंगाधर ने सीधे पी लिया और कल आरव के साथ निम्न श्रेणी के अमरजेठ सराव की 6 बोतलें खत्म कर दी। वो नुस्खा पाने के लिए आज आरव को खोजने आया था। बड़े भाई, ये निम्न श्रेणी का अमरजेठ सराव बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। इसे पकने में सिर्फ आधा महीना लगता है, लेकिन मध्यम श्रेणी का अमरजेठ सराव बनाने के लिए ये ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी का अमरजेठ सराव बनाने में आधा साल लग जाता है। वैसे भी आप मेरे बताए नुस्खों के अनुसार सामग्री जुटाएं। आधे साल के बाद उस हिमेश को भूल जाए, शायद भगवान भी आपसे सराव मांगने आएगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मध्यम श्रेणी का अमरजेठ सराव सुनते ही गंगाधर की लार टपकने लगी। आरव ने जो कहा उसके अनुसार मध्यम श्रेणी के अमरजेठ सराव का स्वाद निम्न श्रेणी के अमरजेठ सराव से 20 गुना ज्यादा था। निम्न श्रेणी का अमरजेठ सराव पहले से ही बहुत स्वादिष्ट है। उस मध्यम श्रेणी का स्वाद कैसा होगा, इसके बारे में सोचते ही लोगों को इसके लिए अंतहीन लालसा होने लगेगा। युवा मास्टर आरव, आयर परिवार के तीसरे युवा मास्टर यहां हैं। हाँ, तो उन्हें अंदर आने दो। ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल को भी बुलाओ, आरव ने लापरवाही से निर्देश दिया। बिबेक आरव के सामने एक मुरझाई हुई शकल बनाते हुए आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में संप्रभु मास्टर गंगाधर के साथ इतना घनिष्ठ है। गंगाधर एक किमिया के विशेषज्ञ थे। अशोक नगरी में उनका रुतबा बहुत था। वे खुद हमेशा गंगाधर के सामने एक शिष्य के शिष्टाचार का ध्यान रखते थे, लेकिन आरव पहले से ही उन्हें भाइयों की तरह संबोधित कर रहा था। आरव, आरव, कल की बात, ये मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दो। बिबेक ने अपना चेहरा विकृत कर लिया और हकलाते हुए आरव से कहा। आरव ने उसे एक नजर देखा और उदासीनता से कहा, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैं माफ करूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल तुम्हें माफ कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है। हर अन्याय का अपराधी होता है, हर कर्ज का कर्जदार होता है। आरव कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। वो केवल स्काई मैपल की ओर से न्याय पाना चाहता था। अगर स्काई मैपल को वाकई कुछ गंभीर चोटें लगी होती तो आरव स्वाभाविक रूप से बिबेक को आसानी से नहीं जाने देता, लेकिन स्काई मैपल को कल सिर्फ कुछ तकलीफें झेलनी पड़ी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। चूंकि बिबेक माफी मांगने के लिए आया था, इसलिए इस मामले को भी खत्म हुआ माना गया। बेशक यह भी आरव का समय पर वहां पहुंचना था, वरना अगर वो बहुत देर से पहुंचता तो क्या होता, यह कहना वाकई मुश्किल था। बातचीत करते समय स्काई मैपल को भी बुलाया गया। मुख्य व्यक्ति यहां है।
वो तुम्हें माफ करेगा या नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा, आरव ने शांत भाव से कहा। आरव की बातें सुनकर स्काई मैपल को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो आश्चर्य से आरव को देखने से खुद को नहीं रोक सका। बिबेक जैसा विशालकाय व्यक्ति वास्तव में उसके जैसे छोटे किमिया राजा से माफी मांगेगा, ये स्काई मैपल के लिए बहुत बड़ा चेहरा था। बिबेक ने अपने दांत पीस लिए और स्काई मैपल की ओर झुकते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने कहा, बिबेक कल आवेग में था और उसने ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल को नाराज कर दिया। एल्डर, कृपया माफ करें। उसने ऐसा कहते हुए बिबेक ने अपनी हथेली में एक स्टोरेज रिंग पकड़ी और कहा, इस स्टोरेज रिंग के अंदर 10 लाख उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर और कुछ उपचार करने वाली औषधीय गोलियां भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कल की गई गलती की भरपाई कर सकता हूं। स्काई मैपल ने आरव की ओर देखा। उसने देखा कि आरव ने थोड़ा सिर हिलाया। स्काई मैपल ने फिर कहा, भूल जाओ, भूल जाओ, ये मामला खत्म हो गया है। यह सुनकर बिबेक बहुत खुश हुआ और उसने अपना सिर घुमाकर आरव की ओर देखा। आरव ने बिबेक के हाथों से स्टोरेज रिंग ले ली और कहा, तीसरे युवा मास्टर बिबेक, मेरे मुंह से शब्द निकालने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। धीमंत जैसे लोगों के साथ कम समय बिताना बेहतर होगा, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अस्प को पता नहीं चलेगा कब आपके सर धड़ से अलग हो जाएगा। भविष्य में आयर परिवार मेरे लिए कीड़े से भी ज्यादा नहीं होगा, इसलिए सावधान रहे कहीं आपके वजह से। क्या आप समझ गए? बिबेक ने बार बार सिर हिलाया और वापस जाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि पूरव हवा के झोंके की तरह अंदर घुस आया। मास्टर, मैंने कर लिया, मास्टर। पूरव अभी तक नहीं आया था और उसकी आवाज पहले ही पहुंच गई थी। बात करते करते पूरव पहले ही आरव के सामने आ गया और उत्साहित नजर से बोला, मास्टर, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अब तो आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, है ना? बिबेक ने जब पूरव के शब्द सुने तो वो डर के मारे उछल पड़ा। क्या तुम उन्हें अपना गुरु मानना चाहते हो? पूरव ने जब यह सुना तो वो भी दंग रह गया। बिबेक, तुम यहां क्यों हो? बिबेक ने आगे बोला भी नहीं था कि पूरव के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, तुम भी मेरे मास्टर को अपना गुरु बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? तुम्हें मेरे साथ एक गुरु के नीचे साथी भाई बनने की अनुमति नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। भले ही गुरु तुम्हें अभी स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं, मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूंगा। पूरव ने बिबेक को असमंजस में डाल दिया, यहां तक कि उसके दिमाग में भी कुछ हलचल हो गई। पूरव की ताकत उससे भी ज्यादा थी और उसके दादा भी एक किमिया संप्रभु थे। वो वास्तव में आरव को गुरु मानना चाहता था। आरव ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए डांटा, यह क्या बकवास है? बिबेक मुझे दूसरे कामों के लिए खोजने आया था। तुमने कहा कि तुम सफल हो गए हो, लेकिन देखने पर ही विश्वास होगा। हालांकि इस डिवाइन मंडप में गोली शोधन कक्ष नहीं है। बड़े भाई गंगाधर, क्या तुम्हारा गोली शोधन कक्ष इस्तेमाल करने के लिए उधार लेना ठीक रहेगा? गंगाधर भी चुपके से बगल में घबरा गया। कुछ दिन पहले पूरव अभी भी आरव से झगड़ रहा था, अब वो वास्तव में उसे अपना गुरु मानना चाहता था। गंगाधर की सोच भी बिबेक जैसी ही थी। हालांकि आरव की प्रतिभा बहुत ही राक्षसी लग रही थी, लेकिन पूरव के पीछे एक शिखर किमिया संप्रभु दादा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अभी भी दूसरे लोगों को अपना गुरु मानने की जरूरत है? लेकिन आरव के अनुरोध को सुनकर गंगाधर ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। गंगाधर भी बहुत उत्सुक था कि आरव पूरव का परीक्षण कैसे करने जा रहा था। गंगाधर के गोली शोधन कक्ष ये पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। जब कोयल ने सुना कि आरव पूरव का परीक्षण करने जा रहा था तो वो अनिच्छा से भर गई। कौन सा शिष्य नहीं चाहता उसका गुरु उसके पीछे अपना सभी प्रयास न लगाए, लेकिन एक कनिष्ठ भाई आने से उसे गुरु का व्यस्त समय के बाद उसके लिए पहले मिलता हुआ समय को शेयर करना पड़ेगा। इसलिए उसने पूरव का सफलता या असफलता को दुखने के लिए किसी भी तरह से आरव के पीछे चलने पर जोर दिया। इस बीच बिबेक भी बहुत उत्सुक था, आरव के पीछे चल रहा था, जिससे वो विरोध करने में असमर्थ था। आरव ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। जब गंगाधर ने पूरव द्वारा चुनी गई सामग्री देखी तो वो अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, छोटे भाई आरव, उसने सभी टीयर एक औषधीय जड़ी बूटियां क्यों चुनी? क्या आपकी स्वीकृति परीक्षा की सीमा बहुत कम नहीं है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आप पहले देख लीजिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इस पूरव में अभी भी कुछ समझने की क्षमता है। सोचिए कि वो इतनी जल्दी ये सब कर सकता है। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई हैं, तो लगता है कि उसने इन दिनों अपनी आंखें भी बंद नहीं की होंगी। आरव द्वारा स्थापित स्वीकृति परीक्षण इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता था? यहां तक कि सबसे निचले स्तर के लेसर फेजलेस कला के लिए, जो परलौकिक ग्रेड टीयर एक औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के मानकों तक पहुंचना चाहता था, थोड़े बेहतर प्रतिभा वाले लोगों को भी लगभग आधे महीने के कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। जिनके पास कम प्राकृतिक क्षमता है
वे शायद परिष्कृत करने की कला भी नहीं खोज पाएंगे। जैसा कि आरव ने भविष्यवाणी की थी, पूरव ने इन कुछ दिनों में एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया। सुबह से रात तक वो शिष्य स्वीकृति परीक्षण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गोली शोधन कक्ष में डूबा रहा। इसके अलावा इस लेसर फेजलेस कला के लिए परलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के स्तर तक पहुंचना केवल कठोर प्रशिक्षण के साथ भी संभव नहीं था। यदि आरव का पहली की प्रदर्शन नहीं होता तो पूरव संभवतः इतनी जल्दी इसका तरीका नहीं खोज पाता। वो पिछले कुछ दिनों से आरव द्वारा गोलियों को बिना हाथ से परिष्कृत करने की घटना को याद कर रहा था, लगातार उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था। यही कारण था कि वो रहस्य को इतनी जल्दी समझ पाया। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि लेसर फेजलेस कला बहुत सरल थी और व्यावहारिक रूप से इसमें बहुत अधिक कौशल सामग्री नहीं थी। यही कारण था कि पूरव कुछ ही दिनों में इस स्तर तक पहुंच गया। लेकिन पूरव के लिए इस स्तर तक पहुंच पाना यह भी दर्शाता है कि उसकी प्रतिभा दूसरों से आगे निकल गई है। आरव के दृष्टिकोण से पूरव की कीमिया प्रतिभा कोयल की तुलना में और भी अधिक होनी चाहिए। सभी ने बहुत उत्सुकता से पूरव को देखा। ये देखना चाहते थे कि यह स्वीकृति परीक्षण क्या है। हालांकि पूरव बहुत थका हुआ था, लेकिन वो इस समय अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में था। आरव ने उसके लिए एक खिड़की खोल दी, जिससे उसे स्वर्ग से जुड़ने वाला एक महान मार्ग दिखाई दिया। कीमियागरों के लिए इससे अधिक रोमांचक कुछ नहीं था। सभी तैयारियां हो चुकी थी। पूरव ने उत्साहित चेहरे के साथ आरव से कहा, गुरु, ध्यान से देखो। जब पूरव ने अपनी चाल चली तो हर कोई चौंक कर देखता रह गया। लेसर फेजलेस कला? छोटे भाई, तुम यहां अपनी आस्तीन में किस तरह की दवा बेच रहे हो? गंगाधर पूरी तरह से हैरान था। लेसर फेजलेस कला को स्वीकृति परीक्षण के रूप में उपयोग करना, यह सीमा कितनी कम थी। यहां तक कि कीमिया ग्रैंडमास्टर भी शिष्य लेते समय इसका मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। बड़े भाई, देखते रहो। यह लड़का काफी दिलचस्प है, आरव ने कहा और एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार किया। यह स्वाभाविक रूप से काफी दिलचस्प था। पूरव ने केवल 3 दिन का उपयोग किया और वास्तव में पौराणिक दायरे की दहलीज को छू लिया। ऐसा लगता है कि उसकी परिस्थितियां वास्तव में अच्छी थी। आरव के लिए कीमिया में पौराणिक दायरा सामान्य था। कीमिया में पौराणिक दायरे में पहुंचना मतलब आप कोई भी शोधन कला क्यों ना हो, उसे व्यवहार करके जब चाहो तब एक परलौकिक ग्रेड की गोली को परिष्कृत कर पाना है। यदि कोई इसे एक निम्न कौशल जैसे लेसर फेजलेस कला के जरिए मन मुताबिक अनेक टेयर एक गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो भविष्य में भी वो हो सकता है। इस बेसिक अभिज्ञता के सहायता से ऊपरी स्तर में भी मन मुताबिक टेयर 2, टेयर 3 ऐसे करके टेयर 9 की भी गोली बना सकता है। इसलिए अगर पूरव आज टेयर एक गोली को परलौकिक ग्रेड तक अपग्रेड कर सकता है, तो निम्न श्रेणी की गोली के जरिए क्यों भी ना हो, वो पौराणिक दायरे में पहुंच गया समझ लिया जाएगा। लेकिन पौराणिक दायरे को सिर्फ पारलौकिक ग्रेड की गोली शोधन के जरिए ही नहीं समझा जाता है। अद्वितीय गोली शोधन तरीका सर्वोच्च ज्वाला नियंत्रण कला भी पौराणिक दायरे को समझाता है। जैसे कि आरव, वो सभी मानक में पौराणिक दायरे में पहुंच गया है, लेकिन दूसरों के लिए ये इतना आसान नहीं था। इसके अलावा ऐसे लोगों का होना संभव नहीं था जो पौराणिक दायरे तक पहुंचने के लिए लेसर फेजलेस कला में समय और ऊर्जा समर्पित करेंगे। पौराणिक दायरे तक पहुंचने के बाद किसी भी शोधन तकनीक का बहुत प्रभावशाली प्रभाव होगा। लेसर फेजलेस कला भी अपवाद नहीं थी। बेशक वो प्रभाव केवल टीयर एक औषधीय गोलियों पर लक्षित होगा। विवेक ने घृणा से भरे चेहरे से पूरव को देखा। इस बंदे का दिमाग खराब नहीं हुआ है ना? वो आरव स्पष्ट रूप से उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया। एक अर्ध किमिया राजा दूसरे अर्ध किमिया राजा को स्वीकार करता है अपने गुरु के रूप में, है वाकई काफी हास्यपूर्ण। विवेक अपने दिल में लगातार पूरव की आलोचना कर रहा था। विवेक को आरव के कीमिया मानकों पर संदेह नहीं था, क्योंकि 1000 क्वेरी वाल के सामने उसका प्रदर्शन पहले से ही सब कुछ बता रहा था। कम से कम आरव के सैद्धांतिक मानक बहुत ऊंचे थे, लेकिन शिष्य स्वीकृति परीक्षण में टीयर एक औषधीय गोलियां और टीयर एक कीमिया तकनीक बनाना यह मजाक नहीं तो और क्या था। टीयर एक औषधीय पिल के शोधन में बहुत अधिक समय नहीं लगा। पूरव ने बहुत जल्दी शोधन पूरा कर लिया। संघनित करे। पूरव ने हल्की चीख मारी। औषधीय गोली तैयार हो गई थी। है गुरु, आप आकर इसका मूल्यांकन करें। पूरव आरव के सामने आया और चापलूसी से बोला। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन लेसर फेजलेस कला सिर्फ एक प्रवेश स्तर की कीमिया कौशल है। अभी भी कई क्षेत्र है जिन्हें आपको सीखने की जरूरत है। अगला, तुम्हारा काम ग्रेटर फेजलेस कला का उपयोग करके एक पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोली को परिष्कृत करना है। ग्रेटर फेजलेस कला। पूरव अभी भी एक पल के लिए नहीं आया, लेकिन कोयल चुपचाप बगल में खड़ी होकर देखती नहीं रह सकती थी। उसने पूरव को विनम्रता से फटकार लगाई, तुम मूर्ख हो, अभी भी मास्टर को स्वीकार करने की जल्दी नहीं कर रहे हो। पूरव को एहसास हुआ, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे
और वो धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, गुरु, कृपया शिष्य से प्रणाम स्वीकार करें। उठो, भविष्य में कोयल आपकी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन होगी। मेरे अधीन बहुत से नियम नहीं है, लेकिन कई बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। आरव ने शांत भाव से कहा। गुरुजी, कृपया कहें। आरव ने सिर हिलाया और कहा, आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और न ही गुरुभक्ति में कानून का उल्लंघन करते हुए अपराध नहीं करना चाहिए। अन्य चीजें खुली छूट। अगर मुझे पता चला कि आप सभी ने कुछ ऐसा किया है जो स्वर्ग और तर्क के विरुद्ध है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को अपंग बना दूंगा। कोयल, आपके लिए भी यही है। हाँ गुरुजी, शिष्य निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेगा, पूरव ने जल्दी से कहा। शिष्य समझ गया। कोयल ने भी ये देखकर शर्मीली मुस्कान लाने की हिम्मत नहीं की कि आरव ने कितनी गंभीरता से ये कहा है। लंबे समय तक आरव के साथ रहने के कारण कोयल ने भी आरव के स्वभाव को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझ लिया था। अधिकांश समय वो चाहे जितना भी मजाक करे, सब ठीक था, लेकिन एक बार जब आरव गंभीर हो जाती है तो फिर ये उतना मजेदार नहीं रह जाता। हालांकि कोयल के दिल में बहुत बुरे विचार नहीं थे। ऐसे नियम वास्तव में उसके लिए अनावश्यक थे। उसने इसे बहुत ज्यादा दिल पर भी नहीं लिया। छोटे भाई आरव, आप पहले कह रहे थे लेसर फेजलेस कला का उपयोग करके परलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना। यह देखने के बाद ही कि उन्होंने गुरु शिष्य संबंध को स्वीकार करना समाप्त कर दिया था, गंगाधर ने आश्चर्य में आरव से पूछा, यह सही है? यह प्रवेश परीक्षा थी जो मैंने पूरव को दी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हिस, मुझे एक बार देखने दो। गंगाधर ने औषधीय कड़ाही खोली और उस औषधीय गोली को बाहर निकाला। यह वास्तव में परलौकिक ग्रेड थी, बिना किसी दिखावे के। लेसर फेजलेस कला का उपयोग करके वास्तव में पारलौकिक ग्रेड औषधीय पिल को परिष्कृत किया जा सकता है। सिवाय इसके कि इसका क्या उपयोग है? गंगाधर ने हैरान होकर पूछा। परलौकिक ग्रेड टियर एक औषधीय गोलियों को उच्च स्तरीय कीमिया कौशल का उपयोग करके भी परिष्कृत किया जा सकता है। इसमें कुछ भी प्रभावशाली नहीं था। हालांकि लेसर फेजलेस कला का उपयोग करके पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना गंगाधर की अपेक्षाओं से अधिक था। यहां उनके विचार में यह व्यर्थ था। जब टियर एक कीमिया कौशल पर शोध करने के लिए इतना समय था, तो उच्च स्तरीय कीमिया कौशल पर समय क्यों नहीं बिताया गया? विवेक भी अंदर से बहुत तिरस्कारपूर्ण था। बस इतना था कि उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। इस समय गंगाधर का सवाल सुनकर उसने भी अपने कान खड़े कर लिए। यह सुनना चाहता था कि आरव कैसे समझाने जा रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति एक एक कदम उठाए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी ये वंशावली जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देती है वो भड़कीले कीमिया कौशल नहीं है, बल्कि ये एक ठोस आधार तैयार है। टियर 1, टियर 2 कीमिया कौशल को कमतर न समझे। यहां तक कि उच्च स्तरीय कीमिया कौशल भी इन निम्न स्तरीय कीमिया कौशल से ही पैदा हुए हैं। निम्न स्तरीय कीमिया कौशल पर गहन शोध करने और फिर उच्च स्तरीय कीमिया कौशल विकसित करने से आधे प्रयास का प्रभाव और दुगुना परिणाम मिलेगा। गंगाधर ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस इस तरह से इसमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। नुकसान लाभ से अधिक है। आरव ने गंगाधर की बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने पूरव से पूछा, क्या आपको लगता है कि नुकसान लाभ से अधिक है? पूरव ने अपना सिर बहुत सकारात्मक रूप से हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। पूरव चापलूसी नहीं कर रहा था। जब उसने लेसर फेजलेस कला को लीजेंडरी दायरे के करीब प्रशिक्षित किया तो उसने पाया कि उसके पास कई नई समझ थी। उस समय जब वो कीमिया के संपर्क में आया था तो उसके पास कई ऐसी चीजें थी जिन पर उसने ध्यान नहीं दिया था। आज जब उसे अचानक एहसास हुआ तो उसने पाया कि उसकी अपनी नींव कितनी अस्थिर थी। आरव का पारलौकिक श्रेणी की औषधीय गोलियों को स्वतंत्र रूप से परिष्कृत करने में सक्षम होना वास्तव में संयोग नहीं था। आरव द्वारा कहे गए शब्दों को याद करते हुए जब वो उसे अपना गुरु मान रहा था तो पूरव को अब गहराई का एहसास हुआ। पूरव का मानना था कि जब तक वो आरव द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता रहेगा वो निश्चित रूप से एक नया महाद्वीप खोज लेगा। बेशक अधिकांश लोगों के लिए ऐसा करना एक व्यर्थ प्रयास था, क्योंकि उनके पास आरव जैसा गुरु नहीं था। आरव के व्यक्तिगत प्रदर्शन के बिना पूरव लीजेंडरी दायरे की दहलीज को भी छू नहीं सकता था। लेसर फेजलेस कला सिर्फ सबसे बुनियादी प्रवेश स्तर की शोधन तकनीक थी। शोधन तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता है, स्वाभाविक रूप से इस चरण तक पहुंचना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक महान शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना, जिसके पास गहन समझ थी, वे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाते कि पौराणिक क्षेत्र कहाँ है। विवेक ने अपना मुंह सिकोड़ा। वो स्पष्ट रूप से पूरव के बहाने के प्रति बहुत कृपालु था। गंगाधर जानता था कि ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग नहीं थे जो बुनियादी कीमिया कौशल को अत्यंत उच्च स्तर तक प्रशिक्षित करना चाहते थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी बहुत सारे चक्कर लगाते थे। वे कीमियागर जो मूल रूप से उनके जैसे ही क्षेत्र के आसपास थे,
उन्होंने उन लोगों को फेंक दिया था जो कीमिया कौशल पर शोध कर रहे थे। कई गलियों पीछे गंगाधर ने शुरू में आरव को थोड़ा मनाना चाहा, लेकिन आरव के प्रदर्शन को याद करने पर उसने अपने गले से शब्द वापस निकल लिए। आरव इस कीमिया भंडार के पास स्वाभाविक रूप से इस तरह के मुद्दे पर नींव रखने या तेजी से चलने के बारे में बोलने का अधिक अधिकार था। वो जानता था कि गंगाधर और बाकी सभी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस क्षण पूरव एक ही छलांग में आसमान में उड़ जाएगा, निश्चित रूप से उनके पास इस मामले का एक बिल्कुल नया मूल्यांकन होगा। पूरव की प्रतिभा के साथ इस दिन को बहुत लंबा समय नहीं लग सकता है। अगले 2 दिन पूरव व्यावहारिक रूप से आरव के बगल में अध्ययन में डूबा रहा, जबकि आरव ने भी कुछ नहीं छिपाया। उसने पूरव को देखने के लिए एक बार ग्रेटर फैजलेस कला के पौराणिक क्षेत्र का प्रदर्शन किया। पूरव की प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय थी। उसने वास्तव में बहुत जल्दी इसमें कुछ कौशल समझ लिया, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से ग्रेटर फेजलेस कला को समझने की उसकी गति अब लेसर फेजलेस कला जितनी तेज नहीं थी। और ठीक इसी समय उत्तरी क्षेत्र के सभी दिग्गज आखिरकार अशोक नगरी में एकत्र हुए। अंतहीन बैठक आधिकारिक तौर पर सिटी लॉर्ड महल में बुलाई गई। मुख्य हॉल में सभी सीटें भरी हुई थी और जो लोग बैठे थे उनमें से सबसे कमजोर मध्यम स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकत थी। सबसे बाईं ओर 4 सीटें व्यवस्थित थी। वहां क्रमशः परशुराम और 3 संप्रदायों के पुराने पूर्वज बैठे थे। वे स्पष्ट रूप से उत्तरी क्षेत्र के शिखर अस्तित्व थे और उनके दाईं ओर कोई दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक अज्ञात सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के युवा बैठा था। ये युवा स्वाभाविक रूप से आरव था। उपस्थित बड़े लोगों में से काफी लोग उन जूनियर्स को लेकर आए जिन पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। यह सिर्फ इतना था कि वे सभी जूनियर्स उनके पीछे खड़े थे। बहुत स्पष्ट रूप से ऐसी सर्वोच्च बैठक में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। यहां तक कि भूबन, गणेश और निहारिका भी बगल में थे। केवल आरव, ये युवा व्यक्ति, बहुत विशिष्ट रूप से बैठा था। बहुत से लोगों ने आरव से पहले न तो मुलाकात की थी और न ही उनके बारे में सुना था। उसके बैठने पर स्वाभाविक रूप से बहुत सी दिलचस्पी भरी निगाहें घूरने लगी। इस तरह की एकाग्र निगाहों के बारे में आरव बहुत शांत था। पिछले जंग के दक्षराज ने अनगिनत महान तमाशे देखे थे। ऐसा छोटा सा अवसर सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए बहुत ही घटिया था। सभी अपनी सीटों पर बैठ गए। मणिकांत सबसे पहले बोले, सब लोग, समय कम है। ये मणिकांत भी अब बकवास नहीं करेगा। आज हम सब लोग इस मुख्य मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण का जवाब कैसे दिया जाए। कई हजार साल पहले अंतहीन दुनिया के पास दिव्य संरचना संप्रदाय था, जो राज्य मार्ग को बंद करने के लिए एक असाधारण शक्तिशाली संप्रदाय था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यह मणिकांत हमारी क्षमताओं को कम आंक रहा है, लेकिन हम तीनों संप्रदायों की शक्ति को मिलाकर भी दिव्य संरचना संप्रदाय के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमारी स्थिति पहले ही बहुत गंभीर हो चुकी है। और सबसे भयानक बात यह है कि हम भयंकर आंधी दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। उनकी ताकत, उनकी योजनाएं, उनकी आदतें, हम कुछ भी नहीं समझते। अब सभी लोग अपने विचार बताएं। अरे, और क्या किया जा सकता है? जब सैनिक आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए किसी जनरल का इस्तेमाल करें। जब पानी बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लगता कि उनके भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के पास अभी भी 3 सिर और 6 हाथ हो सकते हैं। मणिकांत की आवाज धीमी पड़ते ही किसी ने तुरंत कहा, और ऐसे विचार रखने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं थे। एक बार जब ये शब्द निकले तो लोग तुरंत सहमत हो गए। मैंने पहले भी कुछ प्राचीन अभिलेखों में भयंकर आंधी दुनिया के अभिलेख देखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस छोटी सी दुनिया में पूरे साल तूफानी हवाएं चलती है। ये पूरी तरह से ऐसी जगह है जहां घास भी नहीं उगती। इस तरह की बर्बर भूमि, वहां कितने विशेषज्ञ हो सकते हैं? ये सही है, हमारी अंतहीन दुनिया संसाधनों से भरपूर है। मार्शल कलाकारों की ताकत और क्षेत्र भी बेहद दुर्जय है। वास्तव में मार्शल ताकत में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारे लिए उनसे हारना असंभव है। हाँ, बस एक समूह के लोग। मेरे विचार से हमारे उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों को हाथ मिलाना चाहिए और कुलीन बलों का एक समूह भेजना चाहिए और सीधे दक्षिणी क्षेत्र को नष्ट कर देना चाहिए। तो क्या उनके पास कोई असीम क्षेत्र विशेषज्ञ है? जब तक हम दक्षिणी क्षेत्र को नष्ट कर देते हैं और क्षेत्र मार्ग को सुरक्षित करने के लिए सरणी मास्टर्स भेजते हैं और उन्हें सरणी गठन को मुक्त नहीं करने देते हैं, तब तक अंतहीन दुनिया सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। ऐसे कहा जाए, भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार सीधे मिट्टी के मुर्गियों और मिट्टी के कुत्तों का एक समूह बन गए। यह प्रतीत होता है कि एक ब्लेड को काट दिया गया और सभी के सिर जमीन पर गिर जाएंगे। जब आरव ने ये शब्द सुने तो वो गंभीरता से खुद को रोक नहीं सका और एक हंसी निकाली। इस हंसी के साथ तुरंत लोग नाखुश हो गए। तुम कहां से हो, लड़के? वास्तव में हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई?
एक मध्यम चरण दिव्य पागमन क्षेत्र संप्रदाय के गुरु ने एक निर्दयी नजर से कहा। वो ये भी जानता था कि ऐसे अवसर पर सीटों की व्यवस्था गलत तरीके से नहीं की जाएगी। इस सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के लड़के की निश्चित रूप से असाधारण पृष्ठभूमि थी, लेकिन इस तरह से एक जूनियर द्वारा उपहास किए जाने पर वो अभी भी काफी नाखुश था। बात बस इतनी थी कि वो बोलते समय अधिक संयमित था और शीर्ष पर बैठे उन चारों को अधिक अपमानित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आरव ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, पहले बीरबहु गुरुकुल पूर्वज मणिकांत ने कहा, हम भयंकर आंधी दुनिया के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, और पता नहीं तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आया कि तुम उन्हें इस तरह छोटा देखने की हिम्मत कर रहे हो। अगर वहां एक भी बाधा नहीं थी तो शायद हम आधी उत्तरी क्षेत्र खो चुके होते। तुम लोग अभी भी यहां शेखी बघारने के मूड में हो, सच में नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। आरव द्वारा मजाक उड़ाए जा रहे उस संप्रदाय के गुरु को अपना चेहरा नहीं बचा सका। अगर ये ऊपर बैठे 4 लोगों के चेहरों की वजह से न होता तो शायद वो बहुत पहले ही भड़क जाता, लेकिन इस समय उसने गंभीरता से कहा, ये युद्ध अभी लड़ा जाना बाकी है और तुम दूसरों का मनोबल बढ़ा रहे हो और अपना ही गिरा रहे हो। तुम्हारे कहने के अनुसार क्या उन भयंकर आंधी दुनिया के लोगों के सचमुच 3 सिर और 6 हाथ हो सकते हैं? 3 सिर और 6 हाथ तो नहीं। हालांकि युद्ध शक्ति के बारे में बात करने के लिए उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यदि ये वैसा किया जाए जैसे आप सभी ने अभी कहा था तो अंतहीन दुनिया विनाश से दूर नहीं होगी। आरव ने बेपरवाही से कहा, अरे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने अपनी आंखों से देखा हो। क्या उस भयंकर आंधी दुनिया में सिर्फ एक ही असीम क्षेत्र नहीं है? जब तक हम उसे आने नहीं देंगे वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। मैंने न केवल भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों को पहले भी देखा है, बल्कि मैं भयंकर आंधी दुनिया में भी गया हूं। जब तुम शेखी बघारते हो तो ड्राफ्ट भी तैयार नहीं करते। अपनी कमजोर ताकत के साथ तुम वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया में जाने के बाद भी बिना किसी नुकसान के वापस आ सकते हो। उस संप्रदाय के गुरु ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ऊपर बैठे उन चारों ने कुछ भी नहीं सुना और आरव और बाकी लोगों को अपने विवेक से झगड़ने दिया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। 2 दुनियाओं का एकमात्र मार्ग भयंकर आंधी दुनिया द्वारा संरक्षित है। अपनी ताकत के बल पर तुम भयंकर आंधी दुनिया से बच सकते हो। युवक, सिर्फ इसलिए दिखावा मत करो कि तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हें शेखी बघारना नहीं चाहिए। ऐसे सच्चाई को उजागर करना आसान है। ओह, पता चला कि आप भयंकर आंधी दुनिया में गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भयंकर आंधी दुनिया से कुछ स्थानीय विशेषताएं लेकर आए हैं। हाँ, लोगों का समूह जोर जोर से हंस रहा था और लगातार आरव घटिया शेखी बघार के ऊपर व्यंग किया जा रहा था। जब उन्होंने आरव को उस स्थिति में बैठे देखा तो वे पहले से ही नाखुश थे। इस समय उन्होंने आरव की एक गलती पकड़ ली और स्वाभाविक रूप से इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक उसी समय आरव के सामने एक संप्रदाय, गहन सूर्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस छोटे भाई, आज इस अवसर पर मजाक नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि आप भयंकर आंधी दुनिया में गए हैं। आपको इसे थोड़ा साबित करना होगा, है ना? केवल दिखावटी सेवा। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं भयंकर आंधी दुनिया में गया हूं। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? गहन सूर्य संप्रदाय 3 संप्रदायों के बाद दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय था। रंजीत की ताकत भी बहुत बड़ी थी। अगर आज आरव नहीं होते तो उनकी जगह रंजीत को होना चाहिए था। पहले आरव में दोष खोजने वाला वास्तव में गहन सूर्य संप्रदाय का सहायक गुट था। उत्तरी क्षेत्र के संप्रदाय बड़ी संख्या में थे। गुटों के बीच सहायक गुट होते हैं। सहायक होने के भाग्य को त्यागने के लिए कम से कम संप्रदाय में किले को संभालने वाला एक अंतिम चरण का दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए, और यह रंजीत 9वें स्तर का दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ था। 3 संप्रदायों के पूर्ण दिव्य पारगमन क्षेत्र के पुराने पूर्वजों की तुलना में वो भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये अंतर जमीन और आसमान जितना था। अंतहीन दुनिया जैसे छोटे से संसार में दिव्या पागमन क्षेत्र में साधना करने के बाद हर कदम बहुत कठिन था। 9वें स्तर के दिव्या पागमन क्षेत्र से पूर्ण दिव्य पागमन क्षेत्र तक कोई बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन यह कदम उठाना बहुत कठिन था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिबंध था। नश्वर के पास पार करने का कोई रास्ता नहीं था, और पूर्ण दिव्य पागमन क्षेत्र से शून्य को चकनाचूर करने और असीम को प्राप्त करने तक यह कदम स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था। इसलिए जबकि अंतहीन दुनिया के दिव्या पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत थे, लेकिन वास्तव में पूर्ण दिव्य पागमन क्षेत्र में चढ़ सकते थे, वे बहुत कम थे। 3 संप्रदायों के पुराने पूर्वजों जैसे विशेषज्ञों के लिए भी यह कदम उठाना बेहद मुश्किल था। रंजीत ने 3 संप्रदायों के पुराने पूर्वजों और पुरुष स्वतम से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने आरव के लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। बस एक जूनियर, उसको शर्मिंदा करने से
क्या यह हो सकता है कि तीनों संप्रदायों ने वाकई उस पर हमला करेंगे? अच्छी बात तो छोड़िए, इस जूनियर को तो पता ही नहीं था कि वो क्या कह रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मेरी बात पर हंसते हो, लेकिन मैं तुम लोग पर हंसता हूं क्योंकि तुम सब मूर्ख हो। लगता है मेरे ये अंतहीन दुनिया अभी गलतलगो की हाथ में है। अगर उनमें आत्मविश्वास नहीं होता तो भयंकर आंधी दुनिया ऐसी हरकतें करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? तुम लोगों को सबूत चाहिए, है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूं। सर्किट की आकृति अचानक आरव के बगल में दिखाई दी। स्थिति को देखकर सभी के चेहरे बदल गए। स्थानिक आत्मा कलाकृति। आरव की यह हरकत देखकर रंजीत की भी निगाहें जलती हुई दिखाई दी। हालांकि उसकी उग्र गर्मी बहुत जल्दी कम हो गई। चूंकि आरव ने इसे खुलेआम बाहर निकालने की हिम्मत की, इसलिए वो स्पष्ट रूप से उनके द्वारा इसे छीन लिए जाने से नहीं डर रहा था। यहां तक कि यह संभावना भी थी कि यह स्थानिक आत्मा कलाकृति उसके बगल में मौजूद उन 4 लोगों में से किसी एक ने दी थी। यह व्यक्ति वो गुलाम है जिसे मैंने भयंकर आंधी दुनिया में रहते हुए पकड़ा था। यहां हर कोई दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ है। तुम सबको बस उसकी दिव्य आत्मा का थोड़ा निरीक्षण के लिए भेजना होगा और तुम सब मूर्खों को पता चल जाएगा मेरे बात में सच्चाई है कि नहीं। आरव ने शांत भाव से कहा। सब लोग आरव की तिरस्कार पर गुस्से में थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो युवा चारों दिग्गजों के साथ ऊपर बैठा है। इन लोगों ने सर्किट की दिव्य आत्मा की जांच की और पाया कि यह वास्तव में सर्किट की आत्मा और आभा अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों से थोड़ी अलग थी। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि ये लोग जानते थे कि भयंकर आंधी दुनिया ने पहले से ही दक्षिणी डोमेन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्होंने पहले कभी भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों को नहीं देखा था। इस समय सर्किट को देखकर वे सभी उत्सुकता से उसका आकार लेने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या यह भयंकर आंधी दुनिया का मार्शल कलाकार है? बहुत सामान्य लग रहा है। एक छोटा सा 4th लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखा सकता है? उसके कपड़े पहनने का तरीका तो देखो, एकदम गवार। अगर भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार सभी ऐसे ही हैं, तो क्या हमारा अंतहीन विश्व निश्चित रूप से जीत नहीं जाएगा? फिर से जोरदार हंसी की लहर। लेकिन आरव मुस्कुराया नहीं। उसने बस बेपरवाही से कहा, हर कोई एक संप्रदाय का नेता है और स्वाभाविक रूप से एक छोटे से भयंकर आंधी दुनिया के योद्धा को नीची नजर से देखता है। हालांकि मैंने सर्किट को बाहर निकाल दिया ताकि आप सभी को एक भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार की ताकत का गवाह बनाया जा सके। आरव ने इन दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञों पर एक नजर डाली और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि किस वरिष्ठ की संतान अभी 4थे स्तर किसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में है। आप सर्किट के साथ चालों का आदान प्रदान करने के लिए आ सकते हैं। आरव की गति दबाव डाल रही थी। उकसावे का इरादा बहुत स्पष्ट था। 4थे स्तर किसी ट्रांसफॉर्मेशन बनाम 4थे स्तर किसी ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी गलती नहीं निकाल सकता था। रंजीत ने स्थिति को देखा और एक मध्यम स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र अधीनस्थ प्रभाव को देखा। उस व्यक्ति ने समझ लिया और अपना मुंह खोलकर कहा, रोहित, तुम उसके साथ खेलने के लिए ऊपर जाओ और फिर याद रखना, आराम से जाओ। उसके पीछे एक युवक रैंक से बाहर हो गया और एक अभिमानी नजर से कहा, हाँ मार्शल पूर्वज। अपनी बात खत्म करते हुए युवक सर्किट के सामने एक छलांग के साथ आया। इस युवक का नाम रोहित था। इसी तरह एक 4थे स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का योद्धा। उसकी ताकत भी अपने संप्रदाय के भीतर सूची में सबसे ऊपर थी। इस बार पुराने पूर्वज द्वारा अपने पक्ष में लाने में सक्षम होने के कारण उसकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। सर्किट के पास अभी भी भयंकर आंधी दुनिया की पोशाक थी, अंतहीन दुनिया से बहुत अलग। इसके अलावा, जैसा कि उन लोगों ने कहा, बस एक गवार आदमी, एक नजर, और ये एक अपरंपरागत पृष्ठभूमि से था। वो रोहित जैसे संप्रदाय के कुलीन शिष्य के बराबर कैसे हो सकता है? मैं एक नजर देखना चाहता हूं कि क्या भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार वास्तव में उतने ही दुर्जय हैं जितना वो कहता है। रोहित ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सर्किट के चेहरे पर एक खालीपन था और उसने रोहित के उकसावे को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने उदासीनता से कहा, बस कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। बात खत्म करते ही सर्किट की आकृति अचानक गायब हो गई। रोहित के हाव भाव बदल गए। वो नहीं सोचा था कि सर्किट की गति वास्तव में इतनी तेज थी। वो एक चाल चलना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल जल्दबाजी में एक निष्क्रिय बचाव कर सकता था। धमाका! रोहित सर्किट के एक मुक्के से कई सौ फीट दूर उड़ गया। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कोई आत्मसंतुष्टि। जब सर्किट ने गति पकड़ी तो वो माफ नहीं कर रहा था। उसकी मुट्ठियां रोहित की ओर एक मूसलाधार तूफान की तरह बरस रही थी। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बीच मुकाबला इन बड़े शॉट की नजर में बिल्कुल भी उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन इस पल उनकी भौहें अनायास ही एक दूसरे से कसकर जुड़ गई। हालांकि सर्किट को आश्चर्य से हमला करने का संदेह था, लेकिन वे कौशल नकली नहीं थे। उसकी गति असामान्य थी।
और उसकी मुट्ठी कला अत्यधिक तेज और भयंकर और विचित्र थी। युद्ध में बिल्कुल कुशल। दोनों लोगों ने एक ही बार में 100 से ज्यादा चालें चली। जितने ज्यादा ये बड़े लोग देखते गए उतने ही ज्यादा वे घबरा गए, जिनमें आरव की बगल में 4 लोग भी शामिल थे। ये मणिकांत और दूसरे लोगों के लिए भी सर्किट को देखने का पहला मौका था। उन्हें नहीं लगा कि जिस गुलाम को आरव ने काबू में किया है उसमें इतनी युद्ध शक्ति होगी। ये लोग आमतौर पर बहुत ऊंचे थे। इन 2 लोगों के आमने सामने होने से वे बता सकते थे कि सर्किट की अवधारणा समझ रोहित की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसका युद्ध अनुभव असाधारण रूप से प्रचुर था। इसके अलावा अवधारणाओं के उपयोग के बारे में अवधारणाएं उसकी हड्डियों में समाहित थी। 100 चालों के बाद सर्किट ने उस शुरुआती सबसे ज्यादा फायदे पर भरोसा किया और लगातार बढ़त हासिल की। सर्किट का युद्ध अनुभव बहुत ज्यादा था और उसने रोहित को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। सर्किट की तुलना में रोहित एक ऐसे नौसिखिए की तरह था जिसमें अभी भी युद्ध के प्रति कुछ हद तक उपलब्धि की कमी थी। धमाका, एक और 100 चालें बीत गई। सर्किट ने आखिरकार रोहित के कमजोर स्पॉट में से एक को पकड़ लिया और एक मुक्का मारकर रोहित को उड़ा दिया। सभी उपस्थित लोग एकदम चुप थे। सर्किट के प्रदर्शन ने इन दिव्या पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञों को पूरी तरह से चौंका दिया। उस मैच में शुरुआत में उस आश्चर्यजनक हमले के अलावा चालबाजी का जरा भी सहारा नहीं लिया गया था, और रोहित का खुद ध्यान केंद्रित न करना अपने आप में युद्ध में एक बहुत बड़ी वर्जना थी। कोई भी विफलताओं पर दया नहीं करेगा। रोहित उत्तरी क्षेत्र के एक बहुत ही दुर्जय संप्रदाय से एक कुलीन था। वो वास्तव में इस गवार से पूरी तरह से हार गया था। क्या यह हो सकता है कि भयंकर आंधी दुनिया के सभी मार्शल कलाकार इतने दुर्जय थे? इन सभी दिग्गजों ने अपनी भौहें कसकर बंद कर रखी थी। उनके चेहरों पर अभिव्यक्ति में अकथनीय गंभीरता थी। मेरे गुलाम को भी नहीं हरा सकते, बस शेख ही बघा रहे हो। क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम भयंकर आंधी दुनिया के उन लोगों को केवल अपने जैसे मूर्ख अहंकारी लोगों के साथ हरा सकते हो? आरव ने उपहास किया। इस बार उन लोगों के समूह ने, जिन्होंने पहले सबसे ज्यादा उत्साह से ताना मारा था, समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। वे पहले भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार एक झटके में बिखर जाएंगे, और अब यह थप्पड़ वाकई जोरदार तरीके से मारा गया। लेकिन रंजीत ने हार नहीं मानी और गंभीर स्वर में कहा, क्या आपके इस गुलाम के साथ छेड़छाड़ की गई थी, या शायद वो भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के बीच एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व है? रंजीत का सवाल भी वही सवाल था जिससे हर कोई चिंतित था। एक मार्शल कलाकार का शक्तिशाली होना डरावना नहीं था। जो डरावना था वो ये था कि हर कोई इतना शक्तिशाली था। अगर भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार इतने दुर्जय थे तो अंतहीन दुनिया वास्तव में खतरे में है। आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हालांकि मेरे इस दास में कुछ ताकत है, लेकिन उस दुनिया में उसे बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ औसत दर्जे का है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप महसूस कर सकते हैं। पहले की योजनाओं को आगे बढ़ाने और दक्षिणी क्षेत्र के भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों को खत्म करने के लिए सीधे हमला करने के लिए स्वतंत्र। आरव के शब्द गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला की तरह थे जो हर किसी की उम्मीदों को बुझा रहे थे। आरव सिर्फ लोगों को डराने के लिए अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। भयंकर आंधी दुनिया में कोयल की ताकत बहुत प्रभावशाली नहीं मानी जाती थी। कपड़िया परिवार के भाई आरव के सामने एक भी वार का सामना नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं था कि वे दूसरे अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों के सामने एक ही वार में खत्म हो सकते थे। उस समय रहस्यवादी क्षेत्र में एल्डर दयाराम और स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के एल्डर शिवम दोनों ही कपड़िया भाइयों के मुकाबले नहीं थे, और एल्डर दयाराम और एल्डर शिवम की ताकत इस रोहित की तुलना में बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसलिए रोहित का हारना भी एक कारण था। आरव, आपका मतलब यह है कि भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों की ताकत हमारी अंतहीन दुनिया की तुलना में एक स्तर अधिक है? मणिकांत ने गंभीरता से पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, जो कुछ भी पहले कहा गया था वो गलत नहीं था। भयंकर आंधी दुनिया में संसाधनों की कमी है। शक्तिशाली तूफानी हवाओं वाले क्षेत्रों में यहां तक कि पवन सम्राट भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यह भी ठीक इसी तरह के वातावरण के कारण ही भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों की ताकत इतनी दुर्जय है। आरव ने जोश और आश्वासन के साथ बात की, कुछ भयंकर आंधी दुनिया की जानकारी को चुनने के लिए, जिससे उनकी भौहें और भी कस गई। आरव ने जो कहा उसके अनुसार भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों की पवन की अवधारणा के प्रति समझ जन्मजात थी। व्यावहारिक रूप से हर मार्शल कलाकार को हवा की अवधारणा में बहुत गहरी समझ होगी। इसलिए भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों की गति अंतहीन दुनिया की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा तूफानी हवाओं के शांत होने के साथ मार्शल कलाकारों की सार ऊर्जा शुद्ध हो जाती थी। बर्बरता को जोड़ते हुए
भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों की सामूहिक शक्ति अंतहीन दुनिया की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ऐसी परिस्थितियों में अगर अंतहीन दुनिया ने आमने सामने संघर्ष करने का फैसला किया तो इसमें सफलता की कोई संभावना नहीं थी। मणिकांत और तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने दूसरे पक्ष की आंखों में गंभीरता देखी। कल उनका आरव के साथ एक साधारण आदान प्रदान हुआ और उन्हें पता था कि भयंकर आंधी दुनिया की शक्ति महान है, लेकिन यह भी एक मोटा विचार था, सर्किट और रोहित के पहले के मैच के प्रभाव से बहुत दूर। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि भयंकर आंधी दुनिया दुर्जय थी, कि उन चारों ने जानबूझकर आरव को इन संप्रदायों के नेताओं को थोड़ा उत्तेजित करने दिया ताकि वे दुश्मन को कम ना आके। कौन जानता था कि वे खुद भी हैरान थे। रोहित के लिए एक संप्रदाय का कुलीन बनने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत को कमजोर नहीं माना जाता था, लेकिन वो फिर भी सर्किट से हार गया। सर्किट ने युद्ध की स्थिति को ठीक से समझा, जिससे सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। ये मार्शल आर्टिस्ट बस लड़ाई के लिए पैदा हुआ था। अगर भयंकर आंधी दुनिया के लोग ऐसे ही होते, आगे की बातें वे कुछ हद तक सोचने की हिम्मत नहीं करते। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे सब शांत हो गए। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों की ताकत के बारे में मेरा मानना है कि हर किसी को अब बहुत सीधी समझ हो गई है। आरव ने झूठ नहीं बोला। वो अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को बचाने के लिए पहले ही भयंकर आंधी दुनिया में गहराई से प्रवेश कर चुका है। अब इस बारे में बात करने के लिए कि पूरी अंतहीन दुनिया में भयंकर आंधी दुनिया को सबसे अच्छी तरह कौन समझता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो है। इसके अलावा मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग दक्षिणी डोमेन को एक बर्बर भूमि के रूप में देखते हैं और वहां की स्थिति के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरव ने दक्षिणी डोमेन के 10 राज्य संगठन के समूह का नेतृत्व किया था और बंगनी महल समूह को 3 बार हराया था। बंगनी महल समूह के सोल सागर क्षेत्र के 3 लोगों को मार डाला था। इसने प्रभावी रूप से उनके आक्रमण को धीमा कर दिया। केवल इसी वजह से हम अपने उत्तरी डोमेन की बैठक करने में कामयाब रहे, वरना उपस्थित लोगों में से शायद कुछ के अपने संप्रदाय नष्ट हो चुके होते। मणिकांत की आवाज ने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। अब जाकर इन संप्रदाय के नेताओं को पता चला कि इन सब के बीच अभी भी बहुत सारे मोड़ हैं, और यह भी पता चला कि आरव किस तरह का व्यक्ति है। दक्षिणी डोमेन के मामलों से वे बेपरवाह हो सकते हैं, लेकिन 10 राज्य संगठन संप्रदाय का महान नाम उनमें से कई लोगों ने पहले ही इसके बारे में सुना था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने दबंगई से दुष्ट संप्रदाय का सफाया कर दिया और एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के लड़के ने सोल सागर क्षेत्र के धीमंत की हत्या कर दी। यह खबर पहले ही जंगल की आग की तरह फैल गई। वहां मौजूद सभी उत्तरी डोमेन के सम्मानित व्यक्ति थे जो बहुत अच्छी तरह से सूचित थे। वे स्वाभाविक रूप से इस जानकारी को जानते थे। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय का उस दबंग युवा वास्तव में उनकी आंखों के सामने था। उन्हें कभी नहीं लगा कि आरव ने पहले ही उनके बिना जाने अंतहीन दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। बंगानी महल संप्रदाय को 3 बार हराया। इस लड़के ने यह कैसे किया? सच में एक रहस्यमय अस्तित्व। लेकिन रंजीत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह बात सनसनी पैदा करने के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं है? भले ही भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों की ताकत बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमारे पास भी अपने फायदे हैं। हम ये संप्रदाय नरम खुरमा नहीं है कि वे अपनी मर्जी से गूंज सकें। सच में रंजीत की बातों में कुछ आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का लड़का उसके सिर पर सवार था, इसलिए इस पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार महालक्ष्मी ने ठंडे स्वर में कहा, सनसनी पैदा करने के लिए खतरनाक? बूढ़े रंजीत, क्या तुम इन शब्दों पर विश्वास करते हो जो तुमने कहा? जहां तक मुझे पता है, भयंकर आंधी दुनिया ने पहले ही 5 पूर्ण यानी कि शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञों को दक्षिणी डोमेन में भेज दिया है। चाहे ये अलार्म बढ़ाने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हो या नहीं, हर कोई खुद ही इसका मूल्यांकन कर ले। क्या 5 शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र? ये कैसे संभव है? महालक्ष्मी के शब्दों से तुरंत भीड़ में हलचल मच गई। रंजीत ने अविश्वास से भरे चेहरे से महालक्ष्मी की ओर देखा। 5 शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र, ऐसी ताकत बहुत डरावनी थी। किसी को यह जानना होगा कि उत्तरी डोमेन में केवल 3 संप्रदायों के पुराने पूर्वज थे जो शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र में थे। क्या मौजूदा स्थिति 3 बनाम 5 थी? मणिकांत ने रंजीत को तिरस्कार भरी नजर से देखा और शांत भाव से कहा, संभव नहीं। क्या तुम सोचते हो कि इन कुछ दिनों में हम तीनों घर पर बैठे कुछ नहीं कर रहे थे? इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र ने सूचना को अवरुद्ध नहीं किया। इस खबर की जांच करना कठिन नहीं है। यह केवल एक अफसोस की बात है कि माननीय दुर्गादास पहले से ही लंबे समय से लापता है और अब तक कोई खबर नहीं है, जबकि माननीय बनराज एक सन्यासी है जिसका कोई निश्चित निवास नहीं है और वो अपने ठिकाने के बारे में भी गुप्त रहते हैं। अगर वे दोनों मौजूद होते तो हमारी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे?
कौन है ये माननीय दुर्गादास और माननीय बनराज? अंतहीन दुनिया की तैयारी क्या भयंकर आंधी दुनिया को रोक सकता है? चलिए ये सारे सवालों का जवाब अगले कुछ एपिसोड्स में सुनते हैं।